नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन जो जनरल साइंस की रेलवे एग्जाम 2024-25 स्पेशल सीरीज कर रहे थे, जो अपने एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के फैक्ट और उनके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी को मिलाकर अपन पूरा टॉपिक है वो क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो इसकी क्लास 6 रहने वाली, इससे पहले 5 क्लास हो चुके हैं। इस क्लास 6 में अपन कक्षा 9 की जो क्लास 9 में यूनिट 9 है ना, बल तथा गति के नियम, वो कंप्लीट करने वाले हैं। कंसेप्ट समझने वाले हैं, सारे सवालों पर आधारित कंसेप्ट रहेंगे, जिसमें एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चंस हैं सारे। न्यूमेरिकल के 30 सवाल रहेंगे, जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारे फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड करते हुए ये टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, जहां से साइंस की सीरीज से 90% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जरूर जुड़ जाना। इससे पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपको सामान्य विज्ञान की बुक चाहिए तो आप किरण पब्लिकेशन की ये 1 लाइनर अप्रोच वाली किताब ले सकते हो। इसमें अपन को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं प्रदूषण, खगोलीय विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, जो एनसीईआरटी बेस्ट फैक्ट पर आधारित ये पुस्तक बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तक आप अपने नज़दीकी स्टोर से बाई कर सकते हो। इसके अतिरिक्त किसी कैंडिडेट को रेलवे एग्जाम 2024-25 स्पेशल मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो किरण पब्लिकेशन की ये आप सॉलिड पेपर ला सकते हो, जो 1996 से अब तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं, एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह, तो सभी के टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। तो ये भी आप किरण पब्लिकेशन की बुक है वो नज़दीकी स्टोर से बाई कर सकते हो। अब अपन शुरुआत करते हैं, कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 20 क्वेश्चंस। उसके बाद एनसीईआरटी के फैक्ट, इन क्वेश्चंस में भी काफ़ी कुछ फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका दोबारा देख सकते हो, यूनिट 9 बल तथा गति के नियम। इससे पहले आपने मोशन वाला चैप्टर देख लिया है, नहीं देखा तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मोशन वाले चैप्टर से रिलेट करते हुए काफ़ी सवाल यहाँ से आपके हल होने वाले हैं, क्योंकि उसमें आपके गति के समीकरण, न्यूटन के गति के समीकरण, जो वहाँ पर 3 समीकरण हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल सवाल उनसे रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आपके समक्ष, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए, त्वरित गति है यानी वेग में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। त्वरण कब होता है आपको बता दूं, त्वरण जब देखने को मिलता है जब कहीं न कहीं वेग में परिवर्तन होता है, तभी त्वरण होता है। या फिर वेग की दिशा में परिवर्तन हो, नहीं तो उसके मैग्नीट्यूड, परिमाण में परिवर्तन हो समय के साथ, तो वहां पर त्वरण देखने को मिलता है, त्वरित गति देखने को मिलती है। तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। बिल्कुल, त्वरित गति में चाल यानी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो चेंज हो रही। ये करेक्ट आपको पूछा, कौन सा नहीं है। आगे देखिएगा, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। बिल्कुल, त्वरण का मतलब ही ये क्या हुआ, त्वरण का मतलब हुआ कहीं ना कहीं वहां पर बल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान कोई पिंड है। पिंड है तो उसका क्या द्रव्यमान होगा, मास होगा, और त्वरण यहाँ पर है कुछ त्वरित गति है, तो एम ए यानी कहीं ना कहीं वहां पर बल अप्लाई हो रहा, सदैव एक बल कार्य करेगा। त्वरण है तो त्वरण ऑटोमेटिकली एक फोर्स के रूप में आगे जनरेट करेगा गति के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर एक ही विकल्प बचता है, वो है ये सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। तो बात हो रही है त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पृथ्वी से दूर जाने का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाना, और गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए सरल रेखीय पथ पर चलना पर्याप्त नहीं है, तो ये पृथ्वी से दूर नहीं जाएगा। बाकी इस सवाल में कहीं पर भी बल की दिशा नहीं दी गई है। जब तक बल की दिशा नहीं दी जाती है तब तक आप नहीं कह सकते हो कि पृथ्वी से दूर जा रहा है या फिर पास आ रहा है। और वस्तु का त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के जो त्वरण जी है ना, उससे अधिक होना चाहिए पृथ्वी से दूर जाने के लिए। और पिंड पर हमेशा नीचे और ऊपर की ओर बल कार्य करता है। आपको पता है ऊपर नीचे दोनों तरफ कार्य करेगा। जब पिंड त्वरित गति में रहता है तो पृथ्वी से दूर नहीं जाता, ऊपर नीचे ही बल कार्य करता है। अगला सवाल, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो गति के आपको पता है 3 नियम है, जिसमें तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब क्या हुआ,
तो सबसे पहले जानते हैं गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ऐसा नहीं कि केवल एक वस्तु पर लागू होता, दो ऑब्जेक्ट होंगे, उन दो वस्तुओं के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया होगी, न कि एक के मध्य। तो क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये हुआ, किसी एक वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु है, क्रिया करती है, बल लगाती है, तो विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा और दोनों वस्तुओं पर यह लागू होता है, न कि एक वस्तु पर। तो गति का तीसरा नियम, बल सदैव युगल रूप में होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, दो फोर्स यहाँ पर युगल फॉर्म में होगा, एकल बल का अस्तित्व क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर क्या लगाया जाता है, उसी समय बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। दोनों बल है ना, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण वैल्यू है। जैसे एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल अप्लाई किया, दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर कितना 5 न्यूटन का बल अप्लाई करेगी। तो 5 न्यूटन समान है लेकिन उसका डायरेक्शन एक -5 एक +5 है, डायरेक्शन वो चेंजेज हैं। और कभी भी जो गति का तृतीय नियम एक ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है, एक वस्तु पर एकल बल नहीं होता है, जहाँ पर दो बल होगा एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसके उदाहरण देख सकते हो, जब फुटबॉल में एक गेंद है उसको तेज गति से किक मारते हैं तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाती है, इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। जब हम गेंद को किक लगाते हैं तब कहीं न कहीं दो खिलाड़ी आपस में क्या है, कॉलिजन, टकरा जाते हैं। दो खिलाड़ी जैसे ही आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी चोटिल होंगे, ये इस पर बल लगाया, दूसरा इस पर बल लगाया, तो दोनों ही चोटिल हो गए। इसका मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो, आप सड़क पर चलते हैं ना, तो उसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप क्या कर रहे हो, ज़मीन को जहाँ पर आपके पैर रखे हुए हैं, सतह है, वहाँ से पैरों से उसको पीछे धकेलते हो, ठीक है। तो नीचे पृथ्वी की सतह को पैरों से पीछे धकेलेंगे ना, तो सतह को आप पैरों से पीछे धकेलेंगे और इस प्रकार पृथ्वी आपके आगे की ओर एक फोर्स लगाएगी। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया सेम, जितना आप बल पीछे धकेलने में लगा रहे हो उतने ही बल से आगे आप बढ़ेंगे, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया है। नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी क्रिया प्रतिक्रिया है। नाविक है वो नाव से आगे की डायरेक्शन में कूदता है तो नाव है वो पीछे की डायरेक्शन में चली जाती है, तो नाव पर प्रतिक्रिया बल यहाँ पर पीछे उस नाव को धकेल देगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान यहाँ पर समान होते हैं, जितना क्रिया बल उतना ही प्रतिक्रिया बल। फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी ट्रक पर बल लगाया, आप दौड़ के आए और ट्रक से टकरा गए, तो ट्रक आपके विपरीत बल लगाएगा और आप पीछे गिर जाओगे और ट्रक वहाँ से हिलेगा भी नहीं। आप कहेंगे मैं पीछे की ओर आ गया और ट्रक यहाँ पर क्यों नहीं हिला, दोनों पर बल तो बराबर लग रहा, लेकिन द्रव्यमान पर डिपेंड करता है त्वरण। तो ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था तो त्वरण यहाँ पर बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्रिया प्रतिक्रिया बल तो समान है लेकिन हमेशा त्वरण समान उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, बिल्कुल जैसे ही बंदूक से आप गन से बंदूक से गोली छोड़ते हो तो गोली आगे की ओर जाएगी और गोली भी बंदूक पर एक समान विपरीत दिशा में बल लगाएगी। आप गोली छोड़ रहे हो, ये मान लेते हैं अपनी बंदूक है, ठीक है, तो यहाँ से गोली आगे की डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पर गोली आगे जाने से बंदूक पर एक पीछे की डायरेक्शन में बल लगेगा। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होगी, यानी बंदूक पीछे की दिशा में आएगी। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बंदूक से गोली बहुत तेज स्पीड से आगे गई, लेकिन गोली ने भी उसके पीछे की दिशा में बल लगाया होगा, सेम जितना बल बंदूक ने गोली को आगे की दिशा में लगाया उसके विपरीत दिशा में सेम परिमाण का बल लगता है, लेकिन त्वरण यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और गोली का द्रव्यमान बहुत कम है। तो इसमें क्या हुआ, त्वरण बहुत अधिक लगा और गोली आगे की डायरेक्शन में लंबी डिस्टेंस तय की और बंदूक बहुत ही कम दूरी पीछे की डायरेक्शन में धक्का लगाएगी, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है। यहाँ पर समान त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, प्रतिक्रिया बल के द्वारा द्रव्यमान पर भी त्वरण डिपेंड करता है।
तो अपन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम देखा। तो तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करेगी, और क्रिया प्रतिक्रिया बल कभी एकल नहीं होगा, युगल फॉर्म में होगा, एक वस्तु पर नहीं होगा, दो विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत डायरेक्शन में समान परिमाण का होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एक और अच्छा सवाल, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। चाहे फुटबॉल के गेम में गोल रक्षक हो या फिर क्रिकेट में बॉल को कैच करने के वक्त फील्डर बॉल को अपने हाथों में पकड़ने से पहले हाथों को जैसे ही टच करती तो हाथ पीछे की ओर धकेलते हैं, खींचते हैं। ऐसा करके गोल रक्षक या फिर फील्डर है उन पर क्या होता है, तो जैसे ही गोल रक्षक फुटबॉल हाथों में पकड़ने के पश्चात हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, इससे क्या होता है विकल्प देखिएगा, बॉल पर अधिक बल लग पाता है। बॉल पर बल ज़्यादा लगेगा तो अपने हाथों में चोट आ जाएगी। ज़्यादा बल बॉल पर लगाएंगे तो विपरीत दिशा में बॉल भी बल लगाएगी। क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है कि आपने बॉल की डायरेक्शन में बल लगाया, बॉल को रोकने के लिए, बॉल इधर आ रही तो बॉल ने अपनी एक तो अपनी स्पीड से आगे आ रही थी, दूसरी आपने विपरीत दिशा में बल लगाया तो उसके सापेक्ष और बल ऐड हो जाएगा, तो आपके हाथ पर और गहरी चोट आएगी। नेक्स्ट देखो, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। अब यहाँ पर आप हाथों को पीछे की ओर खींच रहे हो तो बॉल द्वारा हाथों पर बल है वो कम जरूर होता है। नेक्स्ट और देखो, संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है। आप कहेंगे संवेग कहाँ से आ गया, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। एक्चुअल में इसका आंसर है संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाना। अब संवेग में परिवर्तन होने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि संवेग क्या है। मोमेंटम इसे बोलते हैं। कहते हैं ना कि कभी अच्छा अपना मैच चल रहा हो क्रिकेट का तो कहते हैं कि अभी खिलाड़ियों के पास, टीम के पास मोमेंटम है, मतलब अच्छे खासे स्कोर हो, विकेट नहीं गिरे हुए हो तो टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है, ऐसा उनको लगता है। तो कहते हैं कि मोमेंटम है वो हासिल कर सकते हैं टारगेट। विकेट ज़्यादा पड़ जाए तो मोमेंटम नहीं रहता है। तो मोमेंटम का अर्थ क्या हुआ, संवेग का अर्थ क्या हुआ। अब संवेग का सीधा सीधा अर्थ तो ये मानते हैं कि संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, द्रव्यमान और वेग का गुणा, इसको समझे कैसे। संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग। जैसे कि आपके सामने ये मान लेते हैं एक गिलास है, ठीक है, गिलास की सीट है, ये एक गिलास की सीट है। अब आपको बोला कोई बॉल है, इस गिलास की सीट पर फेंक मारो, तो आपने एक कम वेग से फेंकी, वी वेग जो कम था उससे फेंकी, ग्लास की सीट नहीं टूटी। फिर मैंने कहा कि बॉल को थोड़ा और स्पीड से फेंको, वी प्लस स्पीड से फेंको, तो जैसे ही तेज़ गति से बॉल को फेंका और ग्लास की सीट है वो टूट गई। अब ग्लास की सीट टूट गई, आपने तेज़ स्पीड से फेंका। अब मैं दोबारा कहता हूँ, आपको फेंकना वी स्पीड से है लेकिन बॉल नहीं फेंकनी है, तो आप कहेंगे मैं एक भारी पत्थर फेंकता हूँ, बॉल से भारी पत्थर। आपने कम स्पीड से फेंका लेकिन इस पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा था, मास बढ़ा दिया। पहले इसका m मास था, अब ये m प्लस मास का v वेग से ही फेंका इस पत्थर को और इस ग्लास की सीट को तोड़ दिया। तो ग्लास की सीट तोड़ने में एक तो द्रव्यमान है वो काम कर रहा है, दूसरा अधिक वेग काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं द्रव्यमान और वेग दोनों साथ मिल जाएंगे, जब इनका प्रोडक्ट बन जाएगा तो पता चल जाएगा कोई भी ग्लास को तोड़ने में। एक्चुअल में मैं मान लेता हूँ मेरे को एक m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट दे दिया, अब मेरे को बोला कि किस वेग से इसको फेंकूं ताकि ग्लास टूट जाए, तो आप कहेंगे इसके लिए मैं mv का प्रोडक्ट करूंगा और मेरे को पता चलेगा कि mv का प्रोडक्ट तो लगभग के इतना होता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन कि इस ग्लास को तोड़ने के लिए इतना आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वेग को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर पाएंगे। या फिर आपको वेग दे दे कि आपको फिक्स वेग है 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकना है, द्रव्यमान आप अपने अकॉर्डिंग ले लो और ग्लास को तोड़ने में आपको पता चल जाएगा और द्रव्यमान कितना लेना है आप जब वेग से उसको गुणा करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी पहला ऐसे प्रैक्टिकल कर रखा है, पता चला हुआ है कि एक m द्रव्यमान की बॉल को मैंने फेंका था, उसको इस वेग से फेंका था, दोनों को गुणा किया तो कि mv इतना हो तब वो ग्लास टूट जाती है। तो आप एक चीज़ को स्थिर रख के दूसरी चीज़ को कम ज़्यादा करके पता कर सकते हो कि द्रव्यमान इतना है तो वेग कितना बड़ा है तो वो ग्लास टूट सकती है। तो mv का जब दोनों का प्रोडक्ट होता है तब पता चलता है कि संवेग है वो कितना मायने रखता है किसी भी चीज़ में। बल है उसको पता करने के लिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ
मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, एक मोटर वाली गाड़ी है और एक मेरे पास खिलौना गाड़ी है। ठीक है, एक मेरे पास खिलौना गाड़ी है। अब दोनों ही, मोटर गाड़ी भी v वेग से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और खिलौना गाड़ी भी 10 मीटर पर सेकंड। आपको कहेंगे कि आपको इसके आगे आना है, तो आप कहेंगे किसके आगे आऊँ मैं? मोटर गाड़ी के आगे आ पाओगे? नहीं, आप कहेंगे इसके आगे आऊँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मैं खिलौना गाड़ी के आगे बिल्कुल आ सकता हूँ और मेरे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? दोनों की स्पीड तो v सेम स्पीड से आ रही है, 10-10 से। ऐसा है मोमेंटम के कारण, ऐसा है संवेग के कारण। यहाँ पर मोटर गाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है और वेग चाहे बराबर हो, द्रव्यमान ज़्यादा होने से इसका संवेग ज़्यादा हो गया और आपको गहरी चोट वो पहुँचेगा। यहाँ पर इसका द्रव्यमान कम है खिलौना गाड़ी का, वेग बराबर हो तो इसका mv का प्रोडक्ट संवेग है वो कम हो जाएगा और संवेग कम हो जाने से आपको चोट नहीं लगेगी। तो कहीं न कहीं द्रव्यमान और वेग का जब प्रोडक्ट होता है तो आपको संवेग का पता चलता है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि होना, संवेग परिवर्तन की दर में कमी होगा। आप कहेंगे संवेग का मतलब तो आ गया द्रव्यमान गुणा वेग। अब संवेग में परिवर्तन कैसे? तो संवेग में परिवर्तन, मान लेते हैं कि उस बॉल का द्रव्यमान तो m था, लेकिन अब बॉल का वेग आप चेंज कर सकते हो। बहुत तेज गति से आ रही है बॉल, उसका वेग ज़्यादा है, आपने हाथों को धीरे धीरे पीछे किया तो उसका वेग धीरे धीरे कम हुआ। तो कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन हो रहा, मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा। संवेग पहले ज़्यादा था, अब संवेग कम हुआ। तो संवेग में परिवर्तन होना यानी संवेग कम ज़्यादा होना, जब m और v में से कोई कम ज़्यादा हो जाएगा ना तो संवेग अपने आप कम ज़्यादा हो जाएगा। m या v में से कोई भी कम ज़्यादा हो जाए तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब है कि वो संवेग परिवर्तित कितने समय में हुआ है। m जो डेल्टा v है वो कितने समय में परिवर्तित हुआ? 2 सेकेंड में हुआ है संवेग चेंज, 3 सेकेंड में हुआ है। जैसे पहले वेग 10 था, फिर वेग 8 हुआ, तो 10 से 8 होने में कितना समय लगा है? तो वो परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर है, वो हमेशा बल के इक्वल होती है। ये न्यूटन गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर है, जो संवेग परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है किसी भी समय, सेकेंड में, टाइम में, और वो परिवर्तन की दर हमेशा बल के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि संवेग परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, मतलब संवेग जितना तेजी से, जैसे पहले स्पीड 10 थी अचानक 0 हो गया, यानी संवेग परिवर्तन कितना तेजी से हुआ है, 10 से बिल्कुल 0 हो गया। तो संवेग परिवर्तन की दर इतना 0 कैसे हुआ? आपने एक फोर्स अप्लाई किया, कोई गाड़ी आ रही थी, m द्रव्यमान था उस गाड़ी का, 10 की स्पीड से आ रही थी और आप 10 मीटर पर सेकेंड, आपने तुरंत इसका वेग 0 कर दिया। आप तुरंत वेग 0 कैसे? यानी बहुत ज़्यादा आपने बल अप्लाई किया वहाँ पर, तभी तुरंत 1 सेकेंड से कम समय में वेग 0 हो गया। तो आपने बल ज़्यादा अप्लाई किया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, तो तुरंत, और कम बल अप्लाई करते थोड़ी बहुत गाड़ी आगे बढ़ पाती और फिर रुकती। आपने बहुत ज़्यादा बल अप्लाई किया तो संवेग परिवर्तन तुरंत हो गया, यानी तुरंत उसका संवेग वेग 0 हुआ, तो आप कहेंगे वहाँ पर बल ज़्यादा अप्लाई हुआ। तो कह सकते हो कि संवेग में परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, यानी संवेग में परिवर्तन जितना तेजी से होगा, मतलब बल वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है संवेग परिवर्तन की दर ज़्यादा होना यानी बल ज़्यादा होना। और संवेग परिवर्तन की दर में कमी, अब संवेग परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मतलब बल कमज़ोर बल लगाया, तभी वहाँ पर m और v का प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बदल रहा है। बहुत ज़्यादा बल लगाते तो v तुरंत शून्य हो जाता, v धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब बल कम अप्लाई हो रहा है, वीक बल अप्लाई हो रहा है। अब संवेग परिवर्तन की दर धीरे होने से बल कम अप्लाई होगा। जब बल कम अप्लाई होगा तो हाथ में चोट भी कम लगेगी। आपके हाथ में चोट कब लगती है? जब बॉल बहुत तेज़ गति से आए, आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ हाथों से, तो संवेग परिवर्तन की दर से बॉल बिल्कुल वेग 0 हो गया। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो विपरीत दिशा में आपके हाथों पर भी एक फोर्स लगेगा जो हाथों को चोट पहुंचा सकता है। इसके कारण खिलाड़ी क्या करते हैं, हाथों को अचानक आगे न लाकर धीरे धीरे हाथ टच हो जाने के बाद, पकड़ने के पश्चात हाथ पीछे करते हैं, ताकि संवेग परिवर्तन अचानक न हो, समय लगेंगे तो संवेग परिवर्तन की दर है वो एक तरीके से कम हो जाएगी। उसको समय लग रहा है संवेग परिवर्तित होने में, समय लग रहा है। जब टी बढ़ रहा है, टी तो नीचे है ना, नीचे हर की वैल्यू बढ़ेगी, जब नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो भागफल तो कम ही आएगा ना। भागफल यहाँ पर क्या है? बल कम आएगा। तो टी जितना आप टाइम ज़्यादा लोगे उस बल गेंद को रोकने में, यानी वेग में, संवेग में परिवर्तन के लिए आप टाइम ले रहे हो,
यानी टाइम ज़्यादा ले रहे तो बल ऑटोमेटिकली कम होगा और आपके हाथों पे बल कम लगेगा तो चोट कम आएगी। तो ये यहाँ पर न्यूटन गति का द्वितीय नियम भी आपके क्लियर हो गया। यानी संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा बल के इक्वल होती है। तो फोर्स इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग और उसमें परिवर्तन ये आपका हो जाएगा। तो ये वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो F बराबर ma, यहाँ से ये समीकरण निकलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, आगे काम भी आएगा। तो संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाना, जितनी संवेग परिवर्तन धीरे से होगा, बल धीरे से अप्लाई होगा, आपके हाथों में चोट नहीं लगे। तो हो सके संवेग में परिवर्तन जो आप कर रहे हो mv वो धीरे धीरे होगा, तो यहाँ पर फोर्स भी कम अप्लाई होगा। तो ये चीज़ आपकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है भाई? जड़त्व यानी यहाँ पर अपन को समझना है न्यूटन गति का पहला समीकरण, फर्स्ट समीकरण न्यूटन गति का पहला समीकरण तो हो गया है पहले ही चैप्टर में, मोशन में v बराबर u प्लस at। अपन फर्स्ट नियम समझेंगे, ठीक है। न्यूटन गति का पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का मतलब क्या हुआ? जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु यदि स्थिर है यानी रुकी हुई है, विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। कब वो विराम से हट जाएगी, इस तरह एक जगह रुकी हुई वस्तु वहां से कब अपनी स्थिति परिवर्तित करेगी? तो अपनी अवस्था तब परिवर्तित करेगी जब उस पर आप कोई बल अप्लाई करोगे, है कोई बाह्य बल लगाओगे। तो बाह्य बल नहीं लगता है तो कोई वस्तु हमेशा अपनी विराम अवस्था में एक जगह पड़ी रहती है। इसी प्रकार कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा वो गति की अवस्था में बनी रहनी चाहती है। तो आप कहेंगे किसी वस्तु को मैं जैसे गेंद को आगे लुढ़का रहा हूँ, गेंद आगे जा रही है तो फिर रुक क्यों जाती है? मैंने तो वो गतिशील की थी, वो हमेशा गतिशील रहनी चाहिए, ये कहता जड़त्व। लेकिन आपको पता है गेंद को रोकने में एक बल कार्य कर रहा, जो बाह्य बल, वो घर्षण बल है। घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है जो इसके नेगेटिव त्वरण त्वरित करता है। नेगेटिव त्वरण का मतलब उसका वेग शून्य कर देता है। तो उस केस में यहाँ पर घर्षण बल एक बाह्य बल के रूप में कार्य कर रहा है। तो घर्षण बल यानी बाह्य बल उपस्थित है तभी वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर रही है, अदरवाइज वो अपनी अवस्था में यानी गतिशील अवस्था में बनी रहती। तो जड़त्व का मतलब यही हुआ, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में बनी रहनी चाहती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है, और वही जड़त्व है। जड़त्व यानी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग जाता। बाह्य बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो किसी पिंड का जड़ तो उसकी चाल बढ़ाता है? नहीं। उसकी चाल कम करता है? नहीं। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है? बिल्कुल करेक्ट है। वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है, उसका विरोध करेगी, वही तो जड़त्व है। जड़त्व यहाँ पर प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ध्यान रखिएगा, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो गुणात्मक रूप से कोई वस्तु विरामावस्था है या फिर गतिशील समान वेग से चल रही है, ये उनकी प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। वो रुकना नहीं चाहती हैं, वो बढ़ना नहीं चाहती हैं, अपनी अवस्था में बना रहना चाहती हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व यानी अपनी स्थिति में वो कोई बना रहना चाहता है, किसी का भी बाह्य इंटरफेयर उसको नहीं चाहिए। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका ये अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति कैसी है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी है, उस पर एक सिक्का उछाला, आप रेलगाड़ी की किसी बोगी में हो और आपने एक सिक्का उछाला और उसके पीछे, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो और सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालता जो उसके पीछे गिरता है, तो सिक्का उछालने पर सिक्का तो यहाँ गिर गया पीछे की साइड में, आप आगे उछाला लेकिन सिक्का यहाँ पर नीचे गिर गया पीछे की साइड। इसका अर्थ ये है कि रेलगाड़ी की गति कैसी है? रेलगाड़ी की गति है त्वरित गति है। त्वरित गति का मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी के वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा। त्वरण का मतलब ये हुआ कि वेग है वो स्थिर नहीं है, वेग कम ज्यादा हो रहा है, वेग में बदलाव हो रहा है, तभी तो सिक्का पीछे गिरता। यदि वेग एक समान रहता तो सिक्का पीछे नहीं गिरता। कहीं न कहीं वहाँ पर त्वरण है और आप आगे निकल गए उस त्वरण के कारण, क्योंकि वेग था उसमें और सिक्का हवा में था। आपने सिक्का उछाला तो सिक्का हवा में रह गया, आपके पैर तो रेलगाड़ी के
नीचे सतह पर टच किए हुए हैं, तो रेलगाड़ी की सतह गतिशील है तो आप भी आगे की ओर गतिशील। लेकिन सिक्का आपने हवा में उछला, कहीं पर भी वो कांटेक्ट टच नहीं है, तो सिक्का पीछे ही हवा में ही रहा है उसी डायरेक्शन में, और आप आगे निकल गए रेलगाड़ी के सतह के साथ में। और सिक्का अपनी यथा स्थिति में, जड़त्व के नियम के कारण कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, अपनी मूल अवस्था में बनी रहनी चाहती है तो सिक्का वहीं पर बना रहा। लेकिन आप गतिशील थे तो आगे की ओर बढ़ गए, और यहाँ पर सिक्का पीछे रह गया। रेलगाड़ी के त्वरित यानी गतिशील होने के कारण रेलगाड़ी रुकी होती तो सिक्का आपके आगे ही गिरता। तो यहाँ पर वेग में चेंजेज आ रहा है, रेलगाड़ी तेज हो गई, सिक्का हवा में उसी स्पीड से रहा, लेकिन रेलगाड़ी में त्वरित हो गई, तेज हो गई, सो सिक्का पीछे रह गया। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? तो यहाँ पर आपको पूछा है द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम दे रखा है और वेग v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। आपको बल पूछा है, तो आप कहेंगे बल तो मैंने सुना है बल माँ के बराबर होता है, यानी बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है, और द्रव्यमान तो मेरे को दे रखा है यहाँ पर 2 किलोग्राम है। ध्यान रखना ऐसे यूनिट में है ना किलोग्राम, बिल्कुल। और त्वरण मेरे को नहीं दे रखा है, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन, अब यहाँ पर घर्षण ही नहीं है, ध्यान रखना घर्षण बिल्कुल नहीं है, क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। क्या वेग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। और घर्षण नहीं तो वेग को चेंज कौन करेगा? एक फिक्स वेग है, नियत वेग है। और त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन चाहिए, और वेग में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तो त्वरण कैसे पैदा होगा? त्वरण का मतलब ये भी होता है कि वेग अपनी डायरेक्शन चेंज करें तभी भी त्वरित हो सकता है, लेकिन ये तो एकदम क्षैतिज मेज पर आगे की ओर बढ़ रहा है, अपनी दिशा भी नहीं बदल रहा है, तो त्वरण बिल्कुल नहीं होगा। वेग चेंज भी दिशा नहीं कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है, नियत वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो एक स्थान पर मेरे को शून्य लेना पड़ेगा, तो F बराबर 0 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो 0 न्यूटन, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर वस्तु घर्षण रहित है, कोई भी बल इसकी गति का विरोध नहीं करेगा। तो बल विरोध करेगा क्यों नहीं? क्योंकि घर्षण बल है ही नहीं, घर्षण रहित सतह है। वस्तु हमेशा स्थिर वेग से चलती है, इसके वेग को स्थिर रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्थिर वेग से चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं है। वस्तु अपने वेग में गतिशील है तो गतिशील रहनी चाहती है, जड़त्व का नियम ही यही कहता है। अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है, बाह्य बल के कारण अवस्था में परिवर्तन होता है। और बाह्य बल कौन सा? जैसे कोई वस्तु एक सतह पर चल रही तो घर्षण बल उसके लिए बाह्य बल है, तो घर्षण बल बिल्कुल यहाँ पर नहीं है क्योंकि घर्षण रहित सतह है। तो यहाँ पर बल की आवश्यकता, बाह्य बल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बाह्य बल बिल्कुल शून्य है, तभी वो गति में रहती है। एक समान गति में कब कोई वस्तु रहती है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। बाह्य बल लगते ही वस्तु की गति है वो कम ज़्यादा हो जाती है, वेग कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक नियत गति से चल रही, मतलब बाह्य बल नहीं लग रहा है और जड़ घर्षण रहित सतह है, तो बाह्य बल ऑटोमेटिकली 0 है। बाकी अपन ने ये भी समझ लिया कि नियत वेग का मतलब त्वरण वहाँ पर 0 होता है, F बराबर m में बिल्कुल 0 हो जाएगा। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट देख लीजिएगा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, वेग संरक्षण नियम। रॉकेट कार्य करता है मित्रों संवेग संरक्षण नियम पर। आप कहेंगे मैंने तो पढ़ा था रॉकेट कार्य करता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, ये संवेग संरक्षण कहाँ पर आ गया? तो ये भी आप अभी पढ़ लेंगे। संवेग संरक्षण, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग, दोनों का प्रोडक्ट होता है आपका संवेग। अब संवेग संरक्षित रहता है, इसका मतलब एक तो कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान होगा, जैसे रॉकेट का खुद का द्रव्यमान होगा, और किसी v वेग से वो गतिशील होता तो उसका संवेग मोमेंटम mv होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मान लेते हैं ये अपना है रॉकेट। भाई अच्छा रॉकेट नहीं बन रहा है, समझ जाइएगा, ये अपना रॉकेट है। अब रॉकेट आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? रॉकेट के अंदर क्या भरा हुआ है? फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल यानी ईंधन भरा हुआ है। ईंधन जब जलेगा तो उच्च तापमान पर ईंधन के बर्न होने पर यहाँ पर पीछे की डायरेक्शन में क्या निकलेगी? गैसेज निकलेगी। क्या? गैस निकलेगी। अब हो क्या रहा है, गैस का भी कुछ द्रव्यमान है, m मान लेता हूँ, रॉकेट का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेता हूँ।
अब गैस का द्रव्यमान m है और पीछे की डायरेक्शन में ईंधन के जलने से उच्च तापमान पर गैसें निकलती हैं, v वेग से गैस निकलती है। तो mv रॉकेट जलने पर इस गैस का संवेग हो गया mv और पूरे रॉकेट का संवेग क्या होगा। अब मैं मान लेता हूँ रॉकेट यहाँ पर आगे क्यों बढ़ेगा, उससे पहले अपन समझते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यानी गति से पहले संवेग और गति के बाद संवेग, कोई भी पिंड है उसका टोटल किसी भी निकाय का कुल संवेग हमेशा शून्य होगा, या फिर गति से पहले संवेग और गति के बाद संवेग बराबर होगा। यहाँ पर अपन समझते हैं कुल संवेग शून्य होगा निकाय का, ध्यान रखिएगा। तो गति से पहले संवेग क्या था, गति से पहले कोई गैस थी क्या, नहीं थी। गैस नहीं थी तो गैस का द्रव्यमान क्या था, बिल्कुल नहीं था, गैस थी नहीं गति से पहले। रॉकेट ईंधन जलाया नहीं तो क्या था, वी वेग था, कुछ था ही नहीं। और रॉकेट भी आगे नहीं बढ़ रहा था तो द्रव्यमान m तो था लेकिन रॉकेट का वेग नहीं था, तो m गुणा वेग 0v। तो इसका कुल संवेग गति से पहले तो कुछ मोमेंटम था ही नहीं, क्योंकि वेग नहीं था तो संवेग कहाँ से आएगा, वेग 0 तो संवेग 0। वहाँ पर द्रव्यमान हो तो क्या हुआ, मोमेंटम के लिए आपको वेग भी चाहिए प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर गति से पहले संवेग 0। अब गति के बाद संवेग देखते हैं। गति के बाद संवेग, रॉकेट का द्रव्यमान m और जैसे ही गति के बाद गैस पीछे की दिशा में निकली तो गैस निकलने पर आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि जितनी स्पीड से गैस निकली है उतनी ही प्रतिक्रिया में एक बल काम करेगा, क्रिया के विपरीत सेम परिमाण का एक बल लगेगा जो रॉकेट को आगे की ओर धकेलेगा। तो ये रॉकेट को आगे की ओर किस वेग से धकेलेगा, v कैपिटल V वेग से धकेलेगा और विपरीत डायरेक्शन में आपका mv हो जाएगा, स्मॉल mv, क्योंकि गैस का भी मैं मान लेता हूँ स्मॉल, द्रव्यमान m, वेग v है। उस केस में आप कह सकते हो mv बराबर माइनस mv, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 0 था। इसका मतलब ये हुआ कहीं न कहीं इन दोनों का संवेग इक्वल है, यानी जिस भी स्पीड से ये गैसें निकली है ना, और गैसों का द्रव्यमान मान लेते हैं कम था लेकिन वेग ज्यादा था, तो इसका संवेग ये mv। इसी प्रकार यहाँ पर निकाय में क्या था, द्रव्यमान m है और वेग v है, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो विपरीत दिशा में सेम संवेग का जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगेगा संवेगी बल से, त्वरित हो जाएगा ये और ऊपर की ओर बढ़ जाएगा और गैसें पीछे की ओर रह जाएगी, तो संवेग संरक्षित रहेगा यहाँ पर। तो संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि गैसों का संवेग और रॉकेट का संवेग इक्वल रहेगा। कब रहेगा, जब इनका द्रव्यमान और वेग का प्रोडक्ट इक्वल रहने के लिए ये आगे की ओर गति कर जाएगा। तो रॉकेट का संवेग यानी गैस का संवेग आपको बढ़ाना पड़ेगा, रॉकेट का आपको वेग बढ़ाना है, आगे की ओर बहुत तेजी से भेजना, तो गैस का आपको संवेग बढ़ाना पड़ेगा। गैस का संवेग बढ़ाने के लिए यानी इस प्रकार से ईंधन लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तेज स्पीड से गैस को प्रोड्यूस करे तो रॉकेट को आगे की ओर ऊपर की ओर तेज स्पीड से वो ले जा पाएगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का भी लग रहा है, क्योंकि गैस पीछे की ओर, रॉकेट आगे की ओर क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया प्लस संवेग संरक्षण दोनों का नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। विपरीत दिशा में है इसलिए नेगेटिव है। रॉकेट की गति होगी, रॉकेट का संवेग यानी उसका द्रव्यमान और वेग बराबर निकलने वाली गैसों का संवेग है वो इक्वल और माइनस में रहेगा। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल, बिल्कुल ईजी है। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा, पूरा नहीं भरा हुआ है, पूरा भरा होता तो जल आगे पीछे कैसे होता। जल है यहाँ पर थोड़ा आधा है टैंकर, उस केस में ये टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, बिल्कुल एक समान चाल है, तो त्वरण अभी नहीं है। एक समान चाल में त्वरण होगा क्या, त्वरण तब होगा जब वेग में परिवर्तित होगा। अब वेग में परिवर्तन हो रहा, ध्यान रखिएगा। अचानक ब्रेक लगाया तो त्वरण पैदा हुआ नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। त्वरण का मतलब वो बल पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं त्वरण का मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर देगा। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल एक बल महसूस करेगा, और बल महसूस करेगा तो किस डायरेक्शन में, अब आप समझ सकते हो गाड़ी आगे की ओर जा रही है, ठीक है, ये टैंकर है, इस पे जल भरा हुआ है, अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये ढक्कन है। अब जल भी इस टैंकर के साथ बना हुआ गतिशील अवस्था में, क्योंकि टैंकर चल रहा है तो जल भी गतिशील अवस्था में आगे की ओर
चल रहा है टैंकर के साथ साथ। अब टैंकर ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो कहने का मतलब टैंकर ने ब्रेक लगाए तो टैंकर रुक गया, लेकिन जल तो अपनी गतिशील अवस्था में रहना चाहता है ना। जड़त्व का नियम कहता है कि गतिशील है तो गतिशील, स्थिर है तो स्थिर। तो जब नीचे का जल टैंकर के सतह के टच में था तो वो स्थिर रह गया, लेकिन ऊपर का जल उस पर इतना फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, वो अपनी अवस्था में नहीं आगे की अवस्था में बने रहना चाहता। गतिशील अवस्था में वो आगे की अवस्था में बना रहना चाहता, तो जल आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीछे वाला भी आगे आ जाएगा, तो आगे की ओर गति करेगा जल। कैसी गति करेगा? यहाँ पर मूव फॉरवर्ड करेगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व के कारण। ये सवाल थे एनसीईआरटी के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें एक से अधिक विकल्प में से आपको एक करेक्ट करना था। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला सवाल, आपके पास एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने समान आकृति तथा समान आयतन के 3 ठोस हैं, इनमें से किसका जड़त्व अधिक है? अब जड़त्व अधिक होना, यहाँ पर एक फैक्ट बता दूं, जड़त्व की माप होती है ना, वो द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान हमेशा जड़त्व की माप है, यानी द्रव्यमान जिसका अधिक, जड़त्व उसका अधिक है। कोई वस्तु बहुत ज़्यादा भारी है तो उसका जड़त्व अधिक होगा ना, यानी वो अपनी अवस्था में बनी रहती है। बहुत ज़्यादा भारी है, उसको हटाना है तो उसका जड़त्व बहुत ज़्यादा, यानी जड़त्व का मतलब ही कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती। भारी वस्तु है, एक जगह रहेगी ना, हटने में प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा मतलब जड़त्व इसका ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जड़त्व ज़्यादा है, अपनी स्थिति का बहुत ज़्यादा विरोध करेगी परिवर्तन का। जड़त्व ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं हटेगी। भारी वस्तु है तो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगी कि मैं स्थिर हूं तो स्थिर ही रहूंगी, हटूंगी नहीं। कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कह रही है तो यहाँ पर जड़त्व ज्यादा है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान भारी चीज को हटाना मुश्किल है ना, क्योंकि वहां पर जड़त्व ज्यादा, वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती, हटती नहीं है। तो जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान ही जड़त्व का माप होता है। द्रव्यमान से आपको पता चलता है कि इसका जड़त्व कितना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा है कि किसका जड़त्व सबसे अधिक है, तो एक एल्यूमिनियम है, स्टील है, लकड़ी। आप कहेंगे स्टील का जड़त्व सबसे अधिक, क्योंकि स्टील का कहीं कि आपको द्रव्यमान भार ज्यादा दिख रहा है, तो द्रव्यमान ज्यादा है तो स्टील का घनत्व, क्योंकि स्टील में घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब ये हुआ, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, और ये होता है घनत्व। अब द्रव्यमान घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है कि नीचे वाली? आयतन कम होगा तभी घनत्व ज्यादा हो पाएगा, या फिर द्रव्यमान ज्यादा होगा तभी घनत्व ज्यादा होगा। तो घनत्व ज्यादा है स्टील का, मतलब बहुत ज्यादा कण है इकाई आयतन में। स्टील का घनत्व यानी उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व तो अधिक होगा ही। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विभिन्न पदार्थों रबर तथा लोहे की बनी दो समान साइज की बोल किसी गतिमान रेलगाड़ी के चिकने फर्श पर रखी है। अब रेलगाड़ी का कोई डिब्बा है, ठीक है, उसके फर्श पर नीचे की साइड फ्लोर में क्या पड़ी है? एक रबड़ की बोल है, एक लोहे की बोल है, जिनकी साइज बिल्कुल समान है। एक आपकी रबर की है, एक आयरन की बोल है। 2 बोल पड़ी हुई है समान साइज की, किसी गतिमान रेलगाड़ी की चिकने फर्श पर रखी है। रेलगाड़ी को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाए गए। अब 2 बोल यहाँ पर पास पास रखी है, ठीक है, पास पास रखी है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर रखी है। एक रबर की बोल है, एक आयरन की बोल है। अब यहाँ पर ये रेलगाड़ी के मान लेते हैं टायर हैं डिब्बे के, ठीक है। तो रेलगाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाए, बोल क्या रहा है? चिकना फर्श यानी घर्षण कम है, बाह्य बल है वो कम लग रहा है। क्या बोल लुढ़कना आरंभ करेगी? अब ब्रेक लगाए हैं, शुरुआत में बोल रेलगाड़ी की सतह के साथ में टच में थी, फ्लोर के टच में थी। अब टच में थी तो रेलगाड़ी के साथ गतिशील थी। जैसे ही रेलगाड़ी ने ब्रेक लगाए तो वो तो सतह के साथ टच थी तो गतिशील बना रहना चाहती है ना। रेल रुक गई, लेकिन बोले बोल रही है, रेलगाड़ी में जो बोल रखी हुई है ना वो कह रही हम तो गतिशील अवस्था में रहेंगे ना जड़त्व के कारण, रुकेगी थोड़ी, रुकेगी नहीं। तो ब्रेक लगाए तो गेंदे आगे की तरफ बढ़ जाएगी, तो गेंदे यहाँ पर लुढ़केगी। बॉल लुढ़कना आरंभ करेगी, बिल्कुल करेगी। यदि ऐसा है तो किस दिशा में? आगे की दिशा में लुढ़केगी। क्या ये समान चाल से गति करेगी? अब समान चाल से तो नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का संवेग अलग अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे रबड़ का आपको पता द्रव्यमान कम, लोहे का द्रव्यमान ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका संवेग, तो द्रव्यमान के कारण समान गति से आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि द्रव्यमान ही जड़त्व का माप होती है। और दोनों गेंदों पर जड़त्वीय बल समान नहीं है, गेंदें विभिन्न चालों से गति करेगी। नेक्स्ट है 2 सर्वश्रम गोलियों में से एक को हल्की राइफल तथा दूसरी को किसी भारी राइफल द्वारा समान बल से दागा जाता है। कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी और क्यों? तो यहाँ पर 2 गोली है,
सर्वसम यानी एक जैसी गोली है, गोली में कोई बदलाव नहीं, जैसे ये एम द्रव्यमान की है तो ये भी एम द्रव्यमान की, सेम साइज की गोली है, लेकिन इसको दागने के लिए आपके साथ एक राइफल है, एक क्या है आपके पास राइफल है, और एक आपके पास क्या है बंदूक है, दूसरी भारी राइफल, एक हल्की राइफल है दूसरी भारी राइफल है, दूसरी राइफल मान लेते हैं कि इस प्रकार ये हल्की राइफल है, एक भारी राइफल है एक हल्की राइफल है, गोली समान है, अंदर से गोली दाग रही है वो समान है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी राइफल है, ये आपकी बड़ी है हेवी है और ये आपकी हल्की है लाइट है। तो कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी बताइए, कौन सी राइफल करेगी, जो भारी राइफल है वो कंधे पर ज़्यादा आपके, क्योंकि आपका कंधा यहाँ पर टच है, ठीक है, आपका कंधा है वो यहाँ पर राइफल से टच है और यहाँ पर भी आपका कंधा टच है, तो कौन सी कंधे पर अधिक आघात करेगी, आपको लग रहा कि हल्की करेगी, नहीं, सही लग रहा है आपको, हल्की ही सबसे अधिक आपका आघात करेगी, भारी है ना वो नहीं करेगी, है तो भारी लेकिन हो क्या रहा है, संवेग वाला नियम लागू हो रहा है, संवेग संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, गोलियों को समान बल से दाग रहे, यानी जो गोली से यहाँ से निकलेगी बंदूक से राइफल से, वो ये भी वी वेग से बढ़ी ये भी वी वेग से बढ़ी, तो विपरीत दिशा में ये क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी। अब ये वी वेग से बढ़ी तो गोली का द्रव्यमान इसका भी एम वी था इसका भी एम वी था, तो संवेग हो जाएगा एम वी। आप कहेंगे ये जो पीछे की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी राइफल है इसका मान लेते हैं द्रव्यमान कैपिटल एम, वेग अब यहाँ पर इसका द्रव्यमान है वो थोड़ा कम है, इसका स्मॉल, इसका m2 मान लेते हैं। अब आपको बैलेंस करना है क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है, गोली दागने से पहले संवेग और दागने के बाद संवेग इक्वल है, तो प्रतिक्रिया बल इसके विपरीत लगेगा mv। तो संवेग संरक्षित रखने के लिए इसमें आपका द्रव्यमान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो v कम होगा तो चल जाएगा, बराबर कर देगा ये, तो यहाँ पर v कम यानी ये बंदूक पर वेग कम लगेगा जो पीछे की डायरेक्शन में कम खिंचेगी। इसी प्रकार ये हल्की है तो इसका द्रव्यमान भी अपेक्षाकृत इस वाले से कम है। अब द्रव्यमान कम है आपको एम वी तो सेम इक्वल रखना है, तो यहाँ पर मेरे को द्रव्यमान कम है तो वेग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तभी मैं इक्वल रख पाऊंगा ना। यहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा तो वेग कम कर दिया, यहाँ पर द्रव्यमान कम है तो वेग ज़्यादा होगा तभी इसका प्रोडक्ट है तो ये इक्वल हो पाएगा। अब वेग ज़्यादा होगा तो पीछे से तेज स्पीड में आपके कंधे पर वार करेगी, आघात करेगी, जिससे चोट आ सकती है। तो यही कारण है संवेग संरक्षण का नियम कहता है हल्की राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी। यहाँ पर गोली दागने के बाद गोली का संवेग और राइफल का संवेग संरक्षित रहेगा यानी बराबर रहेगा, तो गोली का संवेग और राइफल का संवेग इक्वल रहेगा, जैसे कि एम वी बराबर माइनस एम वी। अब गोली का संवेग दोनों ही केस में इक्वल है, लेकिन राइफल का संवेग ये अलग अलग है क्योंकि राइफल एक हल्की है ना एक भारी है ना, एक का द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा तो वेग कम चलेगा बराबर करने के लिए इन दो वैल्यूज़ को, और ये गोली वाली वैल्यूज जो संवेग है, दूसरी का द्रव्यमान कम है तो वेग ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हल्की का द्रव्यमान कम है वेग ज़्यादा करेंगे तभी एम वी को बैलेंस कर पाएगी, तो आपको चोट भी थोड़ा ज़्यादा करेगी। नेक्स्ट, किसी घोड़ा गाड़ी को नियत चाल से चलाने के लिए घोड़े को निरंतर बल लगाना होता है, स्पष्ट कीजिए क्यों। घोड़ा गाड़ी को नियत चाल से आपको चलाना है। अब घोड़े को बल तो लगाना पड़ेगा क्योंकि एक घर्षण बल है ना वो पीछे की डायरेक्शन में विपरीत दिशा में लगता है, और जो घोड़ा बल लगा रहा है ना वो घर्षण बल को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो घर्षण बल के कारण ही घोड़े को निरंतर बल लगाना होता है, घर्षण बल नहीं होता तो घोड़ा आसानी से वहां पर चलता ही नहीं, घर्षण के कारण ही चल पाता, नहीं तो क्या है फिसल जाता। घर्षण के कारण ही अपन चल पाते, घर्षण नहीं होता, घर्षण नहीं होने से क्या नहीं होता, अनियमितता नहीं होती। अनियमितता का मतलब क्या हुआ, कोई सतह है उसके ऐसी सतह जिसमें कुछ न कुछ आपको अनियमितताएं देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे उसकी सतह होगी, यानी कुछ छोटे छोटे खड्डे होंगे और आप उस पर चल रहे तो आपके पैरों की भी कहीं न कहीं जूतों की अनियमितताएं उसके अंदर धंस जाएगी और आप स्लिप नहीं होंगे, आप पीछे की तरफ धकेलेंगे उसको और घर्षण बल आपको आगे की डायरेक्शन में धकेल देगा, तो वहाँ से आप चल पाएंगे। तो घर्षण बल यहाँ पर निरंतर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए एम द्रव्यमान की कोई गेंद आरंभिक चाल v से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। तो एम द्रव्यमान की गेंद v वेग से
ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहे हैं, m द्रव्यमान है, v वेग है, ऊपर आप फेंक रहे हो। उसकी चाल निरंतर शून्य होने तक घटती जाती है। आपको पता है ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी चाल तो घटती जाएगी ना जब तक शून्य न हो जाती। शून्य होने के बाद वो वापस वस्तु नीचे गिरना स्टार्ट होगी। इसके पश्चात गेंद नीचे गिरने लगती है तथा पृथ्वी पर गिरने से पूर्व वह पुनः v चाल प्राप्त कर लेती है। जिस वेग से आरंभिक चाल v से उसको ऊपर फेंका था ना, जमीन पर गिरने से पहले वो दोबारा v चाल प्राप्त कर लेगी। इससे ये आपको लग रहा है कि गेंद के आरंभिक तथा अंतिम संवेग परिमाण में समान है। आपको लग रहा है कि गेंद जब ऊपर फेंकी तो जिस v वेग से फेंकी उसका द्रव्यमान फिक्स था, और गेंद जब वापस नीचे आई तो गेंद वही है m द्रव्यमान की, और वापस नीचे आ रही तो उस पर भी v वेग लग रहा है। कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि नीचे आने पर v वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसका संवेग एक तरीके से आपको लग रहा है आरंभिक तथा अंतिम संवेग समान है, तो ये संवेग संरक्षण नियम का उदाहरण नहीं है। फिर भी ये संवेग संरक्षण नियम का उदाहरण क्यों नहीं है आपको स्पष्ट करना है। स्पष्ट क्या करें, सीधा लग रहा है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग संरक्षित रहता है गति से पहले और गति के बाद, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग हमेशा जीरो रहेगा, दोनों को योग करने पर या फिर इक्वल रहेगा। तो कब संरक्षित रहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बाह्य बल लग गया तो संवेग संरक्षित नहीं होगा। तो यहाँ पर बाह्य बल कौन सा लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है तभी तो वस्तु नीचे आ रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बाह्य बल ही तो है। गुरुत्वाकर्षण बल एक बाह्य बल है, तो बाह्य बल से एक विलग निकाय नहीं बना, इस हेतु यहाँ पर ये संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं होता। संवेग संरक्षण नियम वियुक्त निकाय जहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं होता है ना, वहाँ पर लागू होता है, और वेग में परिवर्तन का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, सो संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। अगला है कंक्रीट के, तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, संवेग संरक्षण का नियम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कंक्रीट के फर्श पर लुढ़कती 50 ग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद का वेग समय ग्राफ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, ये वेग समय ग्राफ है। गेंद का त्वरण तथा फर्श द्वारा बॉल पर लगाया गया घर्षण बल आपको ज्ञात करना है। एक तो आपको गेंद का त्वरण ज्ञात करना है, यानी वेग में परिवर्तन किस टाइप से गेंद कर रही है, वो समय के साथ किस टाइप से चेंज कर रही है, वो ज्ञात करना है। अब गेंद का द्रव्यमान है m बराबर 50 ग्राम। अब देखिएगा ये मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड में, तो 50 ग्राम को सबसे पहले मीटर में आप बदलेंगे तो 50/1000 कर दूंगा। आपको पता है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। इसको कट करेंगे आप तो ये आपका 1/20 किलोग्राम, ठीक है। तो 1/20 किलोग्राम की गेंद है। गेंद का त्वरण तथा फर्श द्वारा बॉल पर लगाया गया घर्षण बल परिकल्पित कीजिए। तो यहाँ पर त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन आप देखेंगे। वेग में परिवर्तन शुरुआत में आप देख पा रहे हो यहाँ पर गेंद का वेग, ये 2 चार्ट है समय का, शुरुआत में 80 था, कितना था 80 मीटर पर सेकेंड था, तो u बराबर 80 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लास्ट में वेग कितना हो गया, आप कहेंगे लास्ट में आता आता तो वेग बिल्कुल शून्य पर आ गया। ये वेग को दर्शाती है वाई अक्ष, वाई अक्ष पर लास्ट में क्या शून्य आ गया ना, तो अंतिम वेग कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, शून्य लिखा हुआ है। तो कितना समय लगा इसको 80 से 0 आने में, आप कहेंगे ये सेकेंड है तो 8 सेकेंड लगा। टी कितना लगा 8 सेकेंड। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर पाएंगे ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दर यानी कितने समय में ये चेंज हो रहा है अंतिम और प्रारंभिक वेग का अंतर। तो v कितना है 0 माइनस प्रारंभिक वेग 80, दर कितनी है यहाँ पर 8 सेकेंड लग रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण। त्वरण यानी वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है। वेग में परिवर्तन माइनस का मतलब क्या हुआ कि वेग कम होता जा रहा है। शुरुआती वेग 80 था और कम होते होते 0 हो गए। कम कितना हो रहा है पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है। तो 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20 कम हुआ, यानी शुरुआत में 80 था, 2 सेकंड में 20 हुआ तो होगा 60 हो गया 2 सेकंड पर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में और 20 कम हुआ तो ये यहाँ से हो जाएगा 40, और नेक्स्ट 2 सेकंड में और 20 कम हुआ तो ये 20 है, और नेक्स्ट सेकंड में और हुआ तो यहाँ पर 0 हो गया। तो यही त्वरण कहता है। आपको त्वरण पूछा तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अब त्वरण क्यों, वेग कम क्यों हो रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है। घर्षण विपरीत दिशा में लगता है जो वेग को कम करता है। तो घर्षण बल कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे घर्षण बल F बराबर क्या, कोई कंक्रीट पर बॉल लुढ़क रही है ना तो F बराबर ma लगाएंगे ना, F बराबर ma, m यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना निकला 1/20 निकला। और त्वरण कितना आया, त्वरण भी आपकी -10 यानी 10 आ गया। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे
तो ये आपके 1/2 यानी 0.5 न्यूटन यहाँ पर बल अप्लाई हो रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है, माइनस यानी विपरीत दिशा में। अगला सवाल, एम कैपिटल एम द्रव्यमान के किसी ट्रक को एफ बल द्वारा परिचालित किया जाता है। कैपिटल एम ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल एम, उस पर बल लग रहा है कैपिटल एफ। यदि अब इस ट्रक के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का कोई पिंड लाद जाता है। ट्रक का द्रव्यमान एम है, इस ट्रक पर एक ऐसा पिंड, एक ऐसी वस्तु रखी गई जिसका द्रव्यमान भी कितना है, एम है। तो अब इन दोनों का द्रव्यमान, पिंड लादने के बाद द्रव्यमान कितना हो गया, 2m हो गया। पहले m था, स्मॉल m था, अब 2m हो गया। तथा चालक बल आधा कर दिया जाता है। पहले बल कितना था, f था। पहले बल आपको लग रहा है कि पहले बल था f, और अब बल कितना हो गया, अब आधा हो गया, अब हो गया F/2। तो पहले ये स्थिति थी, आप देख पा रहे हो, पहले वाली स्थिति ये वाली थी, और अब वाली स्थिति कौन सी हो गई, अब ये वाली स्थिति है। पहले बल कितना था, आप कहेंगे F, कैपिटल F बराबर ma, ये पहले बल था। अभी बल कितना हो गया, अब F के स्थान पर आपको करना है F/2। क्या करना है, F/2। m के स्थान पर आपको करना है 2m, क्योंकि दोगुना हो गया ना, 2m, और a करना है। यहाँ से आपको पूछा है त्वरण में क्या बदला होगा, तो त्वरण निकाल सकते हो। a यहाँ से निकालेगा, नेक्स्ट जो a चेंज हो रहा है ना, ये a बदलेगा। पहले a त्वरण अलग था क्योंकि द्रव्यमान अलग था, अभी त्वरण a2 मान लेते हैं। तो a2 बराबर F/4m। तो यहाँ से त्वरण कितना था शुरुआत में आप कहेंगे a1 बराबर F/m था, और a2 बराबर आप देख पा रहे हो F/4m। तो कितना यहाँ पर, एक F/m है, दूसरा F/4m, यानी 1/4 ज़्यादा दिख रहा है ना, 1/4। तो त्वरण कितना हो गया, 1/4 गुणा हो गया। कितना, 1/4 गुणा ज़्यादा हो गया। समझ सकते हो, बिल्कुल इजी है। शुरुआत में F बराबर m में था, दोबारा F के स्थान पर F/2 आधा कर दिया बल, और वेग शुरुआत में त्वरण a मान लेते हैं, और द्रव्यमान कितना कर दिया, 2 गुणा कर दिया। तो ये a2 हो गया त्वरण। तो यहाँ से a2 त्वरण निकला आपके 2m, नीचे आएगा तो 4m हो गया। पहले कितना था, केवल a1 बराबर F/m ही था, अभी 1/4 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 1/4 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1/4 ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है 2 मित्र रोलर स्केटों पर एक दूसरे के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं। अब रोलर स्केट पर 2 मित्र खड़े हैं। रोलर स्केट क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका एक रोलर स्टेक जिसके नीचे क्या लगे, टायर लगे हैं, जिसके नीचे दूसरा भी ये रोलर स्टेक, इसके नीचे भी टायर लगे। अब आपके मित्र यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर, ये इस पर, एक मित्र यहाँ पर खड़ा है। तो ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो अब ये टायर पर आप वास्तु स्थिति देख सकते हो किस टाइप से क्या कुछ होने वाला है। एक दूसरे के सामने 5 मीटर की दूरी पर, शुरुआती जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 5 मीटर। इनमें से एक 2 किलोग्राम की गेंद को दूसरे की ओर फेंकता है। ये गेंद फेंकी इसने 2 किलोग्राम की, कितनी, 2 किलोग्राम की गेंद। इसको बोला भाई लपक, इस गेंद को दूसरे की ओर फेंकता है, जिसे दूसरा अपने स्थान पर ही खड़े हुए लपक लेता है। तो ये इस गेंद को क्या है, लपक लेगा, कैच करेगा। तो इस क्रियाकलाप द्वारा दोनों मित्रों की स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या यहाँ पर स्थिति चेंज होने वाली, गेंद फेंकी इसने, गेंद फेंक दी, तो यहाँ पर भी एक संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई हो गया, यानी गेंद फेंकने से पहले संवेग बराबर गेंद से फेंकने के बाद निकाय का कुल संवेग इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर कुल संवेग कैसे इक्वल हुआ, गेंद फेंकी, शुरुआत में फेंकने से पहले गेंद हाथ में थी लेकिन वेग नहीं था, तो संवेग क्या था, 0 था। अब गेंद फेंकी, गेंद का कुछ द्रव्यमान होगा ना, m द्रव्यमान की गेंद है, v वेग से उसने फेंकी है मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग v से फेंक दी, u से फेंकती मान लेते हैं। अब इसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगी ना, कितना लगाएगी, संवेग हमेशा इक्वल लगाएगी। जितना आगे की ओर गई है उतना संवेग पीछे की ओर लगने वाला है। अब पीछे जो लगेगा संवेग, बॉल तो उसके हाथ में थी ना, तो पीछे की डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ये संवेग, तो ये पीछे आ जाएगा रोलर स्केट,
और जो गेंद आगे गई है तो अब संवेग साथ में लेकर गई है तो उसके हाथ में संवेग स्थानांतरित कर दिया ना, तो गेंद जिस डायरेक्शन में गई है उसी डायरेक्शन में उसको भी आगे धकेलेगी। तो ये रोलर स्केट इस साइड, ये इस साइड हो गया, तो इसकी डिस्टेंस पहले 5 थी अब और बढ़ गई, और इस प्रकार कहेंगे कि उनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। जैसे ही जल की आपूर्ति आरंभ होती है, घास के मैदान में जल का छिड़काव करने वाला यंत्र घूर्णन कर लगता है। इसके कार्य करने का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा अधूरा है। बात हो रही है वाटर स्प्रिंकलर, जल स्प्रिंकलर। जल स्प्रिंकलर जो फवारे होते हैं ना, जहाँ से पानी है वो घास में छिड़का जाता है, तो यहाँ पर फुहारों से जो पानी आ रहा है स्प्रिंकलर, उसके घूर्णन करने की प्रणाली गति के तीसरे नियम पर आधारित है। क्योंकि जैसे ही जो स्प्रिंकलर का चंचू होता है, नोजल होती है जो ऊपर वाला चंचू, ये जल बाहर आता है उस नोजल से, स्प्रिंकलर के नोजल से, बहुत पतली सी नोजल होती है, उससे जल बाहर आएगा। अब जल बाहर आएगा तो यहाँ पर जो चंचू होता है ना, जल आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ न कुछ जल का द्रव्यमान होगा, वी वेग से आगे जा रहा है, तो पीछे की डायरेक्शन में भी ये संवेग अप्लाई करेगा, एक बल अप्लाई करेगा जो उस नोजल को क्या करेगा, घूर्णन करा देगा। तो स्प्रिंकलर घूर्णन करना आरंभ करेगा क्योंकि विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, और संवेग संरक्षण के कारण विपरीत दिशा में भी वो स्प्रिंकलर पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो उसका घूर्णन का जिम्मेदार होगा। इस टाइप से एक इजी सवाल था। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला सवाल, गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल तथा त्वरण के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो संबंध व्युत्पन्न बिल्कुल आसान है। गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर हमेशा बल के इक्वल होती है। संवेग परिवर्तन की दर यानी शुरुआत में संवेग मान लेते हैं, द्रव्यमान किसी पिंड का m है, वेग परिवर्तित हो रहा है v से u, u से v हो गया, इसकी दर यानी t समय में ये हो रहा है, तो संवेग परिवर्तन की दर ये इक्वल होती है बल के, ये ऐसे बोल रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये m है, ये आपका वेग में परिवर्तन की दर किसके, त्वरण की इक्वल है, तो F बराबर m में ही एक तरीके से गति का दूसरा नियम है। तो 10 ग्राम F बराबर m में से 10 ग्राम द्रव्यमान की, अब m बराबर आपको कितना दे रखा है, 10 ग्राम, इसको सबसे पहले किलोग्राम में बदलना है क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले इसको 10 ग्राम को किलोग्राम में 1000 से भाग दूंगा, तो यहाँ से 1/100 kg, तो 1/100 kg का आपका द्रव्यमान है। 10 की घात 3 मीटर पर सेकेंड चाल से गतिमान कोई गोली किसी रेत के बोरे से टकराकर उसमें 5 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, तो आपको परिकलित करना है कि रेत द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधी बल कितना है और गोली को विराम में लाने में कितना समय लगा है। अब गोली टकराई उस रेत के बोरे से और 5 सेंटीमीटर तक आगे चली गई, रेत के बोरे में 5 सेंटीमीटर चली गई। अब जब टकराई थी ना रेत के बोरे में, ये रेत के बोरे में जैसे ही टकराई तो गोली का वेग क्या था, गोली तो 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही थी, तो गोली का वेग आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से देखने को लग रही है u बराबर 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड। शुरुआती वेग यही था ना गोली का, जब उस पर टकराई, गोली आ रही थी और यहाँ पर एक रेत के बोरे से टकराई तो उसका वेग 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड था। उसके बाद देखिएगा, अब रेत से टकराने पर 5 सेंटीमीटर तक चली है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो दूरी तय की है ना वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी 5/100 मीटर, 5/100 मीटर का मतलब एक बार यही रखता हूँ मैं। अब देखिएगा, गोली जैसे ही रेत के बोरे में 5 सेंटीमीटर तक धंसी और फिर रुक गई वहां पर, यानी अंतिम वेग जब गोली रुकी तो कितना था, 0 था। यहां से आपको रेत द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधी बल F निकालना है। F बराबर आपको पता है ma होता है, तो m आपको पता है गोली का अवरोधी बल लग रहा है ना कहीं फर्स्ट लग रहा है, तो गोली का जो m है द्रव्यमान है वो तो आपके समक्ष है। त्वरण यहाँ से निकालना है, त्वरण आपको पता है v बराबर, देखिए यहाँ पर s दे रखा तो u + 80, t आपके पास नहीं है तो फिलहाल ये समीकरण नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ v² - u² बराबर 2as। यहाँ पर आपका v भी है, u भी है, s भी है, तो इससे निकल जाएगा v 0 है, u का स्क्वायर यानी 10 की घात 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 दो बार गुणा करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 10 की घात 6 बराबर 2। ए कितना है, ए आपको पता थोड़ा, ये एस आपको पता है, एस है 5/100, तो यहाँ से अपना ए निकल के आ जाएगा। ए कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे ए बराबर -10 की घात 6
गुणा 100/2, 2 गुणा 5 कितना 10। तो यहाँ से ये हो जाएगा a बराबर -10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a है -10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से बल तो निकाल सकते हो ना, F बराबर m में m कितना है, m यहाँ पर 1/100 था, तो 1/100 गुणा 10⁻7 था। तो ये घात कितनी रह जाएगी, 10⁵5। कितनी, 10⁵5 न्यूटन। अब सेकेंड सवाल पूछा, गोली को विराम में आने में लगा समय t ज्ञात करना है। तो आप कर सकते हो v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पर v आपका 0 था, u कितना 10⁵3 दे रखा, वो भी किस में है, अब 10⁵3 प्लस a कितना निकल के आया था आपका त्वरण, आप नीचे में बता देता हूँ ये सवाल, ये रहा v आपका 0 है 10⁵3, a आपको पता है 10⁻⁻ माइनस में आया था, -10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको -10⁻7 रखा t के स्थान पर, t यहाँ पर आपको पता है 10⁻7 इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से t 10⁵3/10⁻7 यानी 10⁻⁻4 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल, गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल का मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। बल का मात्रक क्या व्युत्पन्न करना आपको पता होना चाहिए। बल का मात्रक होता है न्यूटन, या फिर बल F बराबर होता है ma। तो m का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, और दर यानी समय और है तो सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे आप न्यूटन भी कहते हो। तो यही होगा मात्रक आपके बल का। 5 न्यूटन का कोई बल द्रव्यमान m1 पर कार्य करके उसमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, तथा द्रव्यमान m2 पर कार्य करके ये सेम फोर्स 5 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान पर कार्य करता तो इतना त्वरण उत्पन्न करता है, m2 द्रव्यमान पर कार्य करता तो इतना त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों द्रव्यमान को बांध दे तो यही बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। बिल्कुल इजी है। बल आपको दे रखा फिक्स 5 न्यूटन है, दोनों में ही कार्य कर रहा है। तो m1 निकाल देते हैं, यहाँ से m2 निकाल देते हैं, उसके बाद दोनों को बांध लेंगे, यानी m1 और m2 को अपन जोड़ देंगे। अब 5 न्यूटन का बल है, m1 m2 यहाँ पर निकालने पर ऐड कर देंगे तो त्वरण वहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि F बराबर ma है, F दे रखा है, a आपको यहाँ पर निकालना है, और m1 प्लस m2 शुरुआत से ही निकाल देते हैं, ठीक है, फिर संयुक्त रूप से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो m1 पर कार्य करके 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो आप कहेंगे F बराबर m में, या फिर a बराबर कितना होता है, a बराबर F/m। तो a बराबर F/m, तो शुरुआत में मैं निकाल दूं a1 बराबर F कितना है, F है 5 न्यूटन फिक्स, m1 जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर कह सकते हो, इसको मैंने उल्टा ले लिया, a1 तो आपको दे रखा है ना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके स्थान पर 8 ले लेंगे, तो यहाँ कह सकते हो m1 बराबर 5/8, m1 बराबर 5/8 किलोग्राम कह सकता हूँ। सभी इकाइयाँ किस में है, SI में है। इसी प्रकार m1 बराबर आपके 5/8, m2 बराबर निकालेंगे 5/24 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5/8 और 5/24 को, LCM आपका आ जाएगा यहाँ पर 24, 3, 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 और 5 15, प्लस 24 का भाग 24 में 1 बार, 5 का 5 यानी 20/24। इसको भाग देंगे अपन 4 से देंगे तो 5 और 6, 5/6 किलोग्राम हो जाएगा टोटल बल। अब यहाँ से आप a फाइंड आउट कर सकते हो, F/m ही तो होता है, F आपका 5 है, m 5/6 है, तो 6, 5 से 5 कट आउट हो जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण उत्पन्न होगा। ईजी है। स्वेग क्या है, स्वेग आपको मैंने भली भांति बता दिया है इस वीडियो में, शुरुआत में फैक्ट में, इसका ऐसा ही मात्रक अपन देख लेंगे। स्वेग के पदों में बल की व्याख्या है, निम्नलिखित का ग्राफी निरूपण भी आपको करना है। स्वेग होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, स्वेग होता है। जहां पर द्रव्यमान और वेग दोनों हो वहां पर मोमेंटम हो जाएगा। स्वेग का ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो यही इसका ऐसा ही मात्रक है। अब बल और संवेग में क्या संबंध है, तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। और फिर ग्राफी निरूपण आपको करना है किसका, वेग के साथ संवेग में परिवर्तन जबकि द्रव्यमान नियत हो, द्रव्यमान के साथ संवेग में परिवर्तन जबकि वेग नियत हो। देखिए वेग के साथ संवेग में परिवर्तन आपको पता है, संवेग होता है P बराबर mv। अब वेग के साथ संवेग में परिवर्तन, द्रव्यमान फिक्स कर दिया, इसको चेंज नहीं किया, ये फिक्स हो गया। अब वेग बढ़ेगा
तो ऑटोमेटिकली ये गुणनफल है तो आपका प्रोडक्ट है तो संवेग बढ़ेगा। तो वेग बढ़ रहा, साथ साथ संवेग बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन। सेकेंड केस में वेग फिक्स कर दिया, v फिक्स कर दिया, द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। तो संवेग और द्रव्यमान का भी ये स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो ये सवाल थे आपके, टोटल 20 सवाल थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के, सारे सवाल हल हो गए। यानी मोटे मोटे तौर पर कुछ हद तक ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। लेकिन अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस, उदाहरण के सवाल देखेंगे, जो न्यूमेरिकल के सवाल हैं वो अपन जल्दी देखने वाले हैं। तो फिलहाल इसको ये करते हैं, कलर कौन सा अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये वाला अच्छा है ग्रीन वाला या फिर पिंक, किससे मैं लाइन लगाऊं, पिंक, ग्रीन और बाकी ये अपना रहता है ब्लू। तो पहला देखिएगा जड़त्व फैक्ट कहता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जब आप चैप्टर देखेंगे तो जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में बताया गया है। तो जड़त्व मैंने बता दिया, जड़त्व का मतलब ये हुआ कि वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जो वस्तु जितना ज़्यादा विरोध करेगी उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा। विरोध कब करती है, जब उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, और जिसका ज़्यादा जितना द्रव्यमान होगा जड़त्व उसका है उतना ही ज़्यादा होगा, यानी अपनी गति का विरोध उतना ही ज़्यादा करेगी। तो अपनी गति का विरोध, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध, कोई गतिशील है तो गतिशील, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, जब तक बाह्य बल नहीं लगता हो, यानी अपनी गति का विरोध करती है, वही जड़त्व है। और रेलगाड़ी का जड़त्व ठेले गाड़ी से अधिक है, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है और जड़त्व की माप द्रव्यमान होती है। जड़त्व की माप द्रव्यमान है तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा, जड़त्व ज़्यादा, ठेले गाड़ी का द्रव्यमान कम, जड़त्व कम। तो यहाँ पर भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। बाकी न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया है। तो गैलीलियो ने शुरुआत में बल एवं गति के बारे में बताया था और न्यूटन ने आगे जाकर उनको वर्णित किया है। जैसे न्यूटन की गति के नियम के रूप में आप जानते हो 3 नियम दिए थे न्यूटन की गति के, जो गैलीलियो से आगे प्रचारित किया। और उसमें न्यूटन की गति का पहला नियम वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप जड़त्व का नियम कहते हो, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। ऑलरेडी आपको बता दिया है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कोई उस पर बाह्य असंतुलित बल न लगे तब तक वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यही पहला नियम है। और पहले नियम के कुछ एग्जाम्पल भी आपने एग्जाम्पल में देख लिए हैं, जैसे कुछ यहाँ पर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है कि गाड़ी में सीट पर बैठी सवारी का ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना। आप गाड़ी में बैठे हुए हो, सीट पर बैठे हुए हो, गतिशील है गाड़ी, चल रही है गाड़ी, जैसे ही ब्रेक लगाई आपके पैर गाड़ी के फर्श है ना सतह, उसके साथ टच में गतिशील है, आपके पैर गतिशील है, लेकिन गाड़ी ने ब्रेक लगाए तो आपका शरीर का जो ऊपरी भाग है ना, अब सतह के साथ में टच थे तो कई पेशीय बल लगे, सतह ने क्या कर दिया, पैरों ने पेशीय बल लगाकर अपने आप को एडजस्ट कर दिया, ब्रेकों के साथ में रोक रखा। लेकिन ऊपर वाला भाग तो गाड़ी के साथ में बना हुआ है ना, यानी गतिशील अवस्था में, तो आगे की ओर गतिशील अवस्था में रहेगा ना, ब्रेक लगे तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे, पैर पीछे रहेंगे क्योंकि वहां पर पेशीय बल लग रहा है, टच हो रहा है, लेकिन आप आगे की ओर झुक गए क्योंकि आप गतिशील अवस्था में थे और गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए तो आप आगे की ओर झुक जाते। सेम गाड़ी जब स्टार्ट होती है, शुरुआत में विराम अवस्था से रवाना होती है, तब आप पीछे की ओर हो जाते हो। कारण क्यों है, क्योंकि आप तो भाई स्थिर हो, आपके पैर है ना गाड़ी के साथ बिल्कुल रुके हुए हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ी तो पैर टच थे सतह से, पैर का मैं भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से ने कहा ना भाई ना, मैं तो स्थिर अवस्था में हूं, पीछे ही यहीं पर बना रहूंगा। तो गाड़ी के पैर आगे गए, आप स्थिर अवस्था में रहने के लिए पीछे ही रह गए, यानी पीछे की तरफ आपने एक बल अनुभव किया। इसी प्रकार यहाँ पर जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, जब कोई मोटर कार इस प्रकार आगे चल रही थी, अचानक उसने क्या मारा, यहाँ पर एक टर्न मारा, तो आप क्या कर रहे हो, आपके पैर यहाँ पर थे टच में, अब पैर ने पेशीय बल लगाकर इस साइड जाने की कोशिश की, लेकिन आपका शरीर एकदम सीधी रेखा में गमन करना चाहते हो तो आप इस साइड, गाड़ी इस साइड है, तो इस प्रकार आप हैं एक तरफ मुड़ जाते हो, झुकने लगते हो। ये थे जड़त्व के नियम के उदाहरण, स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि एक पेड़ पे पत्तियां हैं, आप पेड़ के तने को हिलाएंगे तो पत्तियां गिर जाएगी, पेड़ की शाखाओं को आप हिलाएंगे, शाखाओं पर क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई है। अब पत्ती एकदम जब तक नहीं हिला रहे थे, जैसे कि ये कोई ब्रांच है, शाखा है, इस पर ये पर्णवर्त पर क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई है। तो ये जो पत्तियां है ना, आपने
इस इधर उधर इसको हिलाया शाखा को, तो पत्ती कहती है कि मैं तो अपनी अवस्था में बनी रहना चाहता हूँ, लेकिन आपने इसको आगे पीछे किया तो पत्ती एक जगह पर बनी रहती है। आपने टहनी को इस साइड ले आई और पत्ती का मैं तो इसी साइड बनी रहना चाहता हूँ क्योंकि स्थिर है, तो पत्ती वहीं रह गई और नीचे गिर गई और टहनी इस साइड आ गई। तो स्थिर अवस्था में रहनी चाहती है, तभी वो नीचे आ गई। टहनी ने आपको एक बल लगाकर एक साइड ले लिया तो पत्ती वहीं पर नीचे रहेगी, तो पत्ती गिर गई, तो वो भी एक जड़त्व का नियम रहेगा। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व अधिक होने का मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। यहाँ पर आप देख सकते हो पत्थर का द्रव्यमान अधिक तो पत्थर का जड़त्व अधिक, यहाँ पर रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक है। 5 रुपये का सिक्का भारी होता है 1 रुपये से, तो उसका जड़त्व अधिक है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने से पत्तियां क्यों गिरती बता दिया है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुकते हो, ये भी अपन क्लियर कर दिया। न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब गति का द्वितीय नियम देखते हैं, जिसे अपन कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर हमेशा बल के इक्वल होगी। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना, जो संवेग है ना, जैसे आप पी से डिनोट करते हो, द्रव्यमान गुणा वेग है, ये न्यूटन ने दिया था। किसी वस्तु का संवेग पी उसके द्रव्यमान एम और वेग वी का गुणनफल के परिभाषित होता है। पी बराबर एम वी है। संवेग में क्या होता है, अब ये एक सदिश एक तरीके से राशि है, क्योंकि ये वेग एक सदिश राशि है। वेग में क्या परिमाण के साथ दिशा होती है, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही दो संवेग द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक हो जाएगा। और संवेग द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। ध्यान रखना, संवेग बल की डायरेक्शन में होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी आपका जो संवेग में परिवर्तन की दर है ना, वो बल के इक्वल होती है। ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है। संवेग संवेग में परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी बल उतना ही ज़्यादा होगा। संवेग में परिवर्तन की दर का ज़्यादा होने का मतलब वेग में परिवर्तन कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर द्रव्यमान कितना ज़्यादा बदल रहे हो आप, वही संवेग में परिवर्तन। जितना ज़्यादा संवेग में परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर बल अप्लाई करना पड़ेगा। बिना बल के आप संवेग में परिवर्तन थोड़ी ही कर सकते हो। हैं बिना बल के कोई गाड़ी चल रही है, एक स्पीड से चल रही है, वो धीरे धीरे कम वेग हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर कोई घर्षण बल लग रहा है। बिना बल के वेग थोड़ा ही कम हो रहा है। और जितना आप तेजी से गाड़ी को रोकेंगे, यानी बल बहुत ज़्यादा लगा उस गाड़ी पर, तभी वो तेजी से रुक गई है। और धीरे धीरे रुक रही है, यानी बल कम लग रहा है, यानी धीरे धीरे संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अचानक संवेग में परिवर्तन हुआ उसके, यानी वेग अचानक डाउन हुआ, तो वहां पर बल ज्यादा लगा ना, तो स्वयं में परिवर्तन ज्यादा मतलब बल ज्यादा, तो ये बराबर इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। गणितीय गणना आपने ऑलरेडी कर दी है। F बराबर ma कैसे लाना है, तो ये आपका सूत्र है संवेग, बता दूं मैं आपको। गति के द्वितीय नियम संवेग संरक्षण सूत्र से संवेग परिवर्तन की दर जो बल है वो F बराबर ma होती है। F बराबर ma को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ma यानी ए क्या होता है त्वरण, त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर, वेग जैसे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग दर यानी टाइम, तो ये आपका हो जाएगा F बराबर एम ए को मैंने ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार ये बट्टा में टी है ना, टी एफ के गुणा में कर दूँ तो एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू, जब आपने इसमें वितरकता लागू कर दी। वितरकता यानी एम को वी से गुणा कर दिया, एम को यू से गुणा कर दिया। और बाकी बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है बल का ऐसा ही मात्रक, और इसका न्यूटन तो होता ही है। अब गति के सेकंड नियम के उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अक्सर आ जाते हैं। तो पहला उदाहरण तो क्रिकेट वाला आपने देख लिया है। क्रिकेट में जो क्षेत्र रक्षक है तेज आती हुई गेंद को जब कैच करता है तो हाथ को पीछे की ओर धकेलता है, वो समय बढ़ाना चाहता है। क्षेत्र रक्षक क्या चाहता है, समय बढ़ाना। जैसे कि मैंने कहा कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब ये हुआ, संवेग में परिवर्तन यानी द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन, ठीक है, उसकी दर वो बल के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जितना टाइम आप ज़्यादा लोगे गेंद को रोकने में, टी नीचे हर ज़्यादा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं नीचे की वैल्यू यानी भाज्य से ज़्यादा है, तो वो भागफल को कम कर देगा। तो टाइम ज़्यादा ले रहे हो गेंद को रोकने में, टी ज़्यादा ले रहे हो, तो बल अपने आप कम हो जाएगा। टी कम ले रहे हो, गेंद को अचानक रोक रहे हो, तो एफ ज़्यादा हो जाएगा, बल ज़्यादा लगेगा। तो क्षेत्र रक्षक क्या करता है, टाइम ज़्यादा लेता, धीरे धीरे हाथ पीछे खींचता ताकि उस पर बल
कम लगे, टी ज़्यादा लेता है यानी संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे करता है, तो बल भी उस पर धीरे धीरे लगेगा। संवेग में परिवर्तन जितना तेजी से करेंगे बल उतना ही तेजी से लगेगा। पहला उदाहरण तो ये। दूसरा उदाहरण, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। जब आप हाई जंप लेते हो ना, तो खिलाड़ी जैसे ही मान लेते हैं ये हाई जंप कोई बार लगी हुई है, इसके ऊपर से कूद रहा है, तो आगे इसके क्या रखे हुए हैं, कुछ कुशन रखे हुए हैं, कुछ ऐसे बालू है या फिर गद जो तकिए वगैरह है ना वो रखे हुए हैं, कुशन लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार मैट्रेस हैं जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो ऐसे खिलाड़ी की छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ा देती है। जैसे ही आप कुशन पर कूदे वहाँ पर, ठीक है, जंप लगाया, अब अचानक आप हिट नहीं करेंगे नीचे पृथ्वी को, आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुशन है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपका टी बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर समय का ही तो सारा खेल है। समय बढ़ा तो आपका ये एफ कम हो जाएगा। समय बढ़ गया यानी संवेग में परिवर्तन की दर आपकी कम हो गई। संवेग में परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, तो बल वहां पर कम लगा, जो प्रतिक्रिया बल कम लगेगा तो आपके यहाँ पर चोट नहीं आएगी। इसी प्रकार कराटे का एक खिलाड़ी एक झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। तो कराटे के खिलाड़ी को पता है कि मैंने जितनी तेजी से बर्फ की सिल्ली पर झटका लगाया, जितनी तेजी से वार किया, आघात किया बर्फ की सिल्ली पर, यानी वहां पर संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा कर रहा हूं मैं, अचानक बहुत कम समय में आघात कर रहा हूं बर्फ की सिल्ली पर, तो मेरे उसके द्वारा एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बल के इक्वल है। आपको फोर्स ही तो चाहिए। कब टूटेगी सिल्ली? जब उस पर बल ज्यादा लगेगा। बल ज्यादा लगने के लिए उसने बहुत तेजी से आघात किया ताकि संवेग में परिवर्तन है वो ज़्यादा हो जाए और उस सिल्ली को तोड़ देता है। नेक्स्ट, गति का तृतीय नियम, जो ऑलरेडी इस वीडियो के बीच में अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसमें मैंने ये बताया था कि सदैव विपरीत दिशा में परिमाण में समान प्रतिक्रिया होती है और एक वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं लगती है। इसके लिए दो भिन्न वस्तुएं चाहिए और एकल युग बल कभी अस्तित्व में नहीं होता है। क्रिया प्रतिक्रिया में हमेशा युग्म रूप से बल का अस्तित्व होता है। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ दिया है। संवेग संरक्षण का नियम अब यहाँ पर लास्ट, उसके बाद अपन उदाहरण देखेंगे। संवेग संरक्षण यानी कहीं न कहीं दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। दो वस्तुओं का संवेग है ना, टोटल जब जोड़ेंगे दो वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले संवेग जोड़ना बराबर में दो वस्तुओं का संवेग टकराने के बाद जोड़ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा। कब रहेगा? जब उन पर कोई असंतुलित बल न लग रहा हो। जैसे ही दो वस्तुओं पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में एक सवाल भी आया था। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, यानी संवेग चेंज नहीं होता है टकराने में। कुल संवेग निकाय का हमेशा इक्वल रहेगा। तो किसी विलग निकाय यानी बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो कुल संवेग संरक्षित है। असंतुलित बल लग गया तो संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। घर्षण बल मैंने आपको बताया वस्तु का गति का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। अब संरक्षण के समस्त नियम देख लेते हैं। अब एक का एनसीईआरटी में पीछे बॉक्स बना के दे रखा है कि संरक्षण के जितने भी नियम है, जिसमें संवेग संरक्षण हो गया, ऊर्जा संरक्षण हो गया, कोणीय संवेग हो गया, आवेश हो गया, आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, ये सभी मौलिक नियम है। यानी ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, यानी इनका कोई सैद्धांतिक प्रूफ नहीं है, केवल प्रयोगों पर ये आधारित संरक्षण के नियम है। तो इन संरक्षण के नियम को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग आ गया, ऐसा प्रैक्टिकल आ गया जहां पर ये नियम अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ऐसा एक भी उदाहरण निकल के आ गया ना तो ये नियम फेल हो जाएंगे। लेकिन अब तक आया नहीं है तो इसको सिद्ध नहीं कर सकते, प्रयोगों से सत्यापित कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसे मौलिक नियम है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस। उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले 8 उदाहरण है टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल के। उसके बाद टेक्स्ट बुक के अभ्यास में कुछ 10-11 इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है, तो पॉजिटिव वेग है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करना है। इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा।
देखो बिल्कुल आपको बल ज्ञात करना तो F बराबर m में होता है। m ऑलरेडी दे रखा है 5 किलोग्राम है, कोई ग्राम में नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद a त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर है, यानी a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो v कौन सा है, 5 वेग कितना हो गया, 3 से बढ़कर 7 हो गया, अंतिम वेग 7 हो गया। किससे बढ़ा? 3 से, तो u 3 है। कितने समय में ये बढ़ा है? t बराबर बट्टे में आ जाएगा। कितने समय में बढ़ा? तो आप कहेंगे 2 सेकंड में। 2 सेकंड लगा तभी बढ़ा ना, तो 2 सेकंड। तो 7 में से 3 गए 4 बटा 2 यानी 2। त्वरण हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर m में m कितना है? m 5 है, त्वरण 2 है, तो 10 हो गया। कितना? 10 न्यूटन आपकी फोर्स अप्लाई हुआ। अब यदि 10 न्यूटन बल 5 सेकंड के लिए आरोपित करें, तो ये बोल रहा है ना, ये इस बल को, कौन सा बल जो 10 न्यूटन है, ये 5 सेकंड के लिए आरोपित करें तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? जब आपने इस बल को 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया तो अंतिम वेग यहाँ पर 3 से बढ़कर 7 हो गया। तो यही बल 5 सेकंड के लिए अप्लाई कर दे तो अंतिम वेग क्या होगा? तो मैं कहूँगा इसके लिए मेरे को त्वरण चाहिए। क्या चाहिए? ए। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन, वेग को मापता कौन है? त्वरण ही तो मापना है। त्वरण होता है क्या? वेग में परिवर्तन की दर, कितने समय में कितना वेग बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ने के लिए मेरे को त्वरण निकालना पड़ेगा ना। त्वरण निकालने के लिए आपको पता है एफ तो आपके निकल के आ चुका 10 न्यूटन है, और त्वरण के लिए आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, समय चाहिए। समय यहाँ पर 5 सेकंड दे रखा है, तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ए आपको पता है F बराबर एम ए होता है। F आपको 10 न्यूटन दे रखा है, M 5 है, M तो 5 है ना, 5 कहाँ गई? 5 किलोग्राम। तो A आपके आ जाएगा 10 बटा 5। F बराबर M में H 10, F बराबर 10, M आपका 5 गुणा A बराबर 10 अपॉन 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण है। यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग इंक्रीज हो रहा है। 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि भाई 2 सेकेंड में उसका वेग हो गया 7। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसका वेग और बढ़ जाएगा 2, यानी 9 हो जाएगा। कितनी? 3 सेकेंड हो गई। नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 11 हो गए, 4 सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 और बढ़ जाएगा, तो कितना? 13 हो जाएगा। तो अंतिम वेग यहाँ से 13 निकल के आ रहा है। तो ये आपने डायरेक्टली इस प्रकार समझा, क्योंकि आपको पता था त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं, 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है। वेग में परिवर्तन 1 सेकंड में हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, और आपने देखा कि 2 सेकंड में, यानी अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड था। आपको 5 सेकंड पूछा, 2 सेकंड का तो पता है, फिर 3 सेकंड और निकाल देंगे आप। यानी 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 2 है। 3 सेकंड में कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा। 6 और 7 कितने होते? 13 होते। 13 हो गया। बाकी v बराबर u प्लस 80 से आप कर सकते हो, वो सेम ही तो सूत्र है। v बराबर u, प्रारंभिक वेग कितना था, यानी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग यही था। जब शुरू से कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग कितना था? 3 मीटर पर सेकंड था। उसके बाद a कितना? त्वरण 2 है, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड में। तो ये गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 स्थिति है। एक में 2 किलोग्राम की वस्तु है जिसका त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे में 4 किलोग्राम की वस्तु है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल पहली स्थिति में F1 बराबर एम ए, एम कितना दे रखा? 2, ए दे रखा 5, तो 10 न्यूटन। सेकेंड स्थिति F2 बराबर एम दे रखा है 4, ए दे रखा 2, तो 8 न्यूटन। तो F1 ज़्यादा है ना F2 से, तो पहली स्थिति में ज़्यादा है। बिल्कुल ईजी। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का वक्त लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो एक कार जिसका वेग आपको दे रखा है 108 किलोमीटर पर घंटा, तो उसकी रफ्तार से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो कार चल रही है वो उसकी स्पीड कितनी? 108। अब उस पर ब्रेक लगा रहे हो तो ये 4 सेकंड का समय ले रही है। कितना टी ले रही है? 4 सेकंड का समय ले रही है। तो कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना, यानी बल जो उस ब्रेक लगाने के बाद रोक रहा कार को, वो कितना होगा? टोटल कार का द्रव्यमान यात्रियों सहित 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ से बल ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान तो दे रखा है लेकिन त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। त्वरण ही तो उसको रोक रहा है गाड़ी को, त्वरण ही एक नेगेटिव त्वरण अप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे वेग को कम कर रहा है वो त्वरण। तो यहाँ से m आपको पता है 1000 किलोग्राम, a निकालना है। तो a कैसे निकलेगा? तो a निकालने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है? 108 किलोमीटर की गति से चल रही कार। अब जब कार पे ब्रेक लगाए तब कार कितनी स्पीड से चल रही थी? तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u बराबर 108
किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूँगा मेरे को मीटर पर सेकंड अच्छे लगते हैं, किलोमीटर पर घंटा का मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा यूनिट। तो 108 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ज़्यादा को कम में बदलना है। कम में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है। तो ये 18 कितनी बार जाएगा, 8 6 बार कट हो जाएगा, 6 और 5 का हो जाएगा 30। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी जब कार चल रही थी। अब कार पर क्या लगा रही है, ब्रेक, तो कार रुकेगी ना, 4 सेकंड में रुक तो गई, यानी अंतिम वेग रुकेगी तो 0, v बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से a निकल जाएगा, a यानी v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, तो v कितना है, v 0, u कितना है, u 30 है, t कितने समय में रुक रही है, तो 4 सेकंड में रुक रही है, तो 30/4 ये तो हो गया त्वरण, -30/4। इसको गुणा करूंगा मैं m से, a को गुणा करूंगा m से तो f निकल के आ जाएगा। m यहाँ पर 1000 है तो ये 1000 से कर दिया। अब 4 का भाग 1000 से आपको पता है 1000 का चौथा भाग कितना होता है, 250 होता है। इसको गुणा करेंगे 25 और 3 का 75 हो जाएगा। 2 0 आपको लगाने हैं और माइनस में आ रहा है, माइनस में कहीं ना कहीं बल विपरीत दिशा में गाड़ी को रोक रहा है, तो 7500 न्यूटन बल आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 5 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। इतना ही जी सवाल। शुरुआत में आपको ये द्रव्यमान मिलाने हैं तो आपको m1 और m2 तो ज्ञात करने। ये एक तरीके से सवाल ऑलरेडी आपने एग्जाम पर में कर लिया है। तो m1 और m2 आपको ज्ञात करना, तो यहाँ पर f दे रखा है 5 न्यूटन का है, तो m1 m2 आप इजीली ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि m आपका f बराबर m में होता है ना। m बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन ए। f 5 दे रखा है, शुरुआत में a 10 है, 5/10 दे रखा है। उसके बाद 5/10 का मतलब क्या हुआ, 0.5 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्थिति में 5/20 यानी 0.25 किलोग्राम है। ये 2 m निकल के आ गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.75 किलोग्राम है। इन जोड़ने पर ये 5 न्यूटन के बल से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो ये f आपको 5 न्यूटन दे रखा है, m आपको यही दे रखा है, तो a आपका 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईजी। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जारी 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ नीचे देखा गया। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। विरामावस्था में लाना है गेंद को, यानी यहाँ से गेंद 20 से कहाँ पर आ गई, 0 की स्पीड में आई, तो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे ये 20 से कहाँ पर आ गई, 0 की स्पीड में आ गई। यहाँ पर समय लगा 10 सेकेंड। तो 20 इसका प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग 0, t 10 सेकेंड। ज्ञात करना है बल F बराबर m कितना, 20 ग्राम। 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दूंगा, a से गुणा करना है, a यहाँ से निकाल देंगे, v माइनस यू अपॉन टी। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब v कितना है, 0, u 20, t 10 है। अब ध्यान रखना है ये सभी सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा ये दिक्कत हो सकती है जब आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, सिल्ली मिस्टेक कर सकते हैं कैंडिडेट। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर कौन सा, ये 20 वाला सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना, ठीक है, मैं बदल दूंगा। फिलहाल ये देखेंगे -20/10 यानी यहाँ से -2 है। अब -2 ये क्या है, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से भाग दूंगा, तो -2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -2/100 हो जाएगा। तो यही -2/100 आपका क्या है, त्वरण है। इस त्वरण को आप रखेंगे जब इसके गुणा में, किसके, इसके गुणा में, तो ये -2/100, तो ये आपका हो जाएगा 20 दूनी 40 और कितना नीचे 10 की घात 3 और 1 4। तो इस प्रकार एक कट जाएगी घात 10 की घात 3। तो यहाँ पर 10 की घात 5 थी तो 10 की घात 4 रहेगी, माइनस ये 40 नहीं फिर 4 रहेगा क्योंकि 0 आ गया ना, तो -4/10 की घात 4 न्यूटन। या फिर इसको आप 10 की घात 4 को भाग देने पर पॉइंट आ जाएगा 4 संख्या छोड़ के। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। ये भी ऑलरेडी अपन देख चुके हैं एग्जाम्पलर में। m1 यानी गोली को छोड़ने से पहले संवेग और बाद में संवेग है वो इक्वल रहेगा। तो 2 ग्राम की एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली है वो
150 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है। अब गोली का वेग मैं मानता हूँ v1, ठीक है, और गोली का द्रव्यमान मानता हूँ मैं m1, तो m1 v1। अब देखिए गोली छोड़ने से पहले संवेग और गोली छोड़ने के बाद संवेग हैं वो बराबर रहते हैं। और गोली छोड़ने से पहले कुछ संवेग था क्या? पहले तो कुछ भी नहीं था, गोली अंदर थी तो वेग नहीं था, तो संवेग 0 था। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं गोली छोड़ने के बाद संवेग बराबर गोली छोड़ने के बाद संवेग और पहले संवेग है, इनका योग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि गोली छोड़ने के बाद का संवेग ये है m1 v1, गोली छूट गई तभी, पहले कुछ नहीं था, 0 था, ठीक है। अब यहां पर विपरीत दिशा में गोली छूटी तो पिस्टल पर भी, पिस्टल का वेट था ना 2 किलोग्राम, मान लेते हैं पिस्टल का था m2, और पिस्टल के पीछे भी एक वेग लगेगा, पीछे की ओर धक्का देगा, वो v2 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये गोली छोड़ने के बाद की स्थिति मान लेता हूँ, ये बाद की स्थिति है। प्रारंभिक में तो u वेग था, ठीक है, u1 u2, प्रारंभिक में तो u1 u2 कुछ था ही नहीं, तो 0 था, तो प्रारंभ में दोनों में क्या था? 0 था, तो बराबर में 0। तो यहां से आप कह सकते हो m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। m1 यानी गोली का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल सकता हूँ, बट्टा में 1000 करके बिल्कुल कर सकता हूँ। v1 यानी गोली का वेग कितना है? अब गोली यहाँ पर 150 मीटर पर सेकेंड, तो 150 हो गया, बराबर में m2 यानी पिस्टल का कितना है? 2 किलोग्राम, और पिस्टल का वेग, आपको पिस्टल के पीछे हटने का वेग ही तो ज्ञात करना, v2 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब 10 10 गया, 10 10 गया, 2 से 2 बराबर में इस साइड है, बिल्कुल चला जाएगा, ऊपर है 15 और बट्टा में 10 है, तो 1.5 कह सकता हूँ। तो v2 बराबर विपरीत दिशा में लगेगा माइनस 1.5, तो उत्तर कितना आ जाएगा? माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो प्रक्षेपण से पहले बिल्कुल स्थिर अवस्था में थी, कोई भी वेग नहीं था, यानी टोटल संवेग 0 था, और प्रक्षेपण के बाद संवेग यहाँ पर बना है, क्योंकि गोली आगे की डायरेक्शन में गई है, तो बंदूक पिस्टल पीछे की डायरेक्शन में आई है एक वी वेग से, ये 150 मीटर पर सेकेंड से गई है। वी वेग आपको फाइंड आउट करना था। इसका मास 2 किलोग्राम था, गोली का 20 ग्राम ही था। इसको सबसे पहले आपने किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया, तो संवेग संरक्षण नियम से आपने इसको हल किया, यानी गोली छूटने से पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के बाद कुल संवेग के इक्वल है, और गोली छूटने के पहले कुल संवेग कितना था? 0 था, क्योंकि पहले कुछ वेग नहीं था, और गोली छूटने के बाद यहाँ पर संवेग बना है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान किसका? गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, पिस्टल का द्रव्यमान, पिस्टल का वेग, ये दोनों को जोड़ के आपने हल किया, तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकेंड के 36 वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। एक स्थिर गाड़ी रखी हुई है, ये इसके टायर हैं, इनका द्रव्यमान है 3 किलोग्राम। तो एक लड़की यहाँ पर जिसका वजन 40 किलोग्राम है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस 3 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदी। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, यानी कुछ एक्स्ट्रा घर्षण नहीं है। जैसे ही कूदेगी तो गाड़ी जिस भी डायरेक्शन में चलनी है वो चल पड़ेगी। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? अब गाड़ी गति कर रही है, उस समय लड़की का वेग, जो गाड़ी, अब लड़की गाड़ी पर है तो जो गाड़ी का वेग होगा वही तो लड़की का वेग होता। मान ले कि 36 दिशा में कोई असंतुलित बल है ही नहीं। असंतुलित बल कैसे है? क्योंकि घर्षण तो बिल्कुल यहाँ पर घर्षण रहित है। तो गाड़ी का वेग और लड़की का वेग आपको फाइंड आउट करना है, तो वही है कूदने से पहले संवेग बराबर कूदने के बाद संवेग, यानी संवेग संरक्षित है ना, कूदने से पहले कुल संवेग बराबर कूदने के बाद कुल संवेग है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब मैं कूदने से पहले कुल संवेग मानता हूँ, लड़की तथा गाड़ी का, लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग। अब कुल संवेग कूदने से पहले, तो कूदने से पहले कुल समय के लिए लड़की का द्रव्यमान गुणा लड़की का वेग। अब लड़की कूद रही है ना, दौड़ के आ रही है, एकदम लड़की 5 मीटर 37 वेग से अब आ रही, तो उसका वेग है ना, कूदने से पहले कूदी नहीं है, दौड़ के आ रही है, गमन कर रही है। अब ये गाड़ी तो स्थिर पड़ी हुई है ना, जब तक लड़की इस पर नहीं कूदी है तब गाड़ी तो स्थिर है, उसका वेग तो कुछ है नहीं, द्रव्यमान तो है 3 किलोग्राम, वेग नहीं है। तो ये कूदने से पहले की स्थिति बराबर, इसको करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 40 और 5 हो जाएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये कुल समय कूदने से पहले। अब कूदने के बाद जैसे ही लड़की इस गाड़ी पर कूदी
तो लड़की और गाड़ी दोनों का वेग v हो गया। जिस वेग से गाड़ी चल रही है लड़की उसके ऊपर, उस वेग से लड़की से, तो गाड़ी कूदने पर गाड़ी आगे की डायरेक्शन में v वेग से गति करने लगी है। और इस अवस्था में कुल संवेग, अब इस अवस्था में संवेग के लिए लड़की का वेग भी v हो गया क्योंकि गाड़ी पर है, गाड़ी का वेग भी v हो गया। तो कुल संवेग लड़की और गाड़ी दोनों का द्रव्यमान, या फिर कह सकता हूँ लड़की का वेट गुणा वेग v प्लस गाड़ी का वेट गुणा वेग v, या फिर 40 + 3 गुणा v 43 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। v फाइंड आउट करना है। आपको पता है पहले और बाद में टोटल संवेग बराबर है, तो इसके इक्वल में कौन है, ये 200 है, तो v यहाँ पर 200/43, ठीक है। v हो जाएगा 200/43 यानी 4.65 मीटर पर सेकेंड। अगला आपका उदाहरण है, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम और वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, जबकि दूसरे खिलाड़ी जो आपस में टकरा रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी का वजन था 55 किलोग्राम और दूसरा खिलाड़ी 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा था। टकरा कर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। अब दोनों ही टकरा गए तो किस दिशा में गति करेंगे, कहाँ पर गिरेंगे। मान ले दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच घर्षण नहीं है। घर्षण नहीं है तो कैसे दौड़ रहे हैं भाई, कैसे स्थितियां मान रहे हैं ये। माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा, कुछ चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना पड़ता है संवेग संरक्षण में, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन जरूर लिखनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति हमेशा पॉजिटिव होती है और दाएं से बाएं की गति इस टाइप से वो नेगेटिव में रहेगी। तो प्रतीक m तथा u दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान तथा वेग, 2 खिलाड़ी हैं तो प्रतीक m1 कहूँ तो प्रथम खिलाड़ी का द्रव्यमान, u1 कहूँ तो प्रथम खिलाड़ी का वेग, m2 दूसरे खिलाड़ी का द्रव्यमान, u2 दूसरे खिलाड़ी का वेग। अब ध्यान रखिएगा दूसरे खिलाड़ी का वेग नेगेटिव में ले रहा हूँ क्योंकि इस दिशा से आ रहा है, तो एक चीज़ को आपको लेना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार में, तो ये नेगेटिव में लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, चिल्ली मिस्टेक नहीं करना है। चिन्ह परिपाटी संवेग संरक्षण में लागू होती है। टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग कितना है, टकराए नहीं है खिलाड़ी, तो एक खिलाड़ी का वेट 60 किलोग्राम था, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, पॉजिटिव इस स्पीड से था। दूसरा 55 किलोग्राम का था, इस डायरेक्शन से आ रहा था जो -6 था। इसको आपने जब कैलकुलेट किया 6 और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसको करेंगे 300 और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये 330 हो जाएगा, 300 - 330 यानी -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग। टक्कर से पहले टकराए नहीं, अब टकराने के बाद मैं मानता हूँ दोनों खिलाड़ी के टकराने के बाद उलझने पर वेग v है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग, जैसे ही टकराए खिलाड़ी तो वो वेग v में कन्वर्ट हो गया, एक वेग हो गया टकराने के बाद। तो यहाँ पर m1 + m2 गुणा v करेंगे तो यहाँ से 115 गुणा v बराबर उसके इक्वल करेंगे -30 के, तो v निकल के आएगा -30/115 यानी -0.6 मीटर पर सेकेंड। यानी उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी माइनस में आया है तो ये दाएं से बाएं की डायरेक्शन में गतिशील होंगे, तो ये ऑप्शन में रहेगा दाएं से बाएं। तो माइनस में आए तो दाएं से बाएं, प्लस में आए तो दाएं बाएं से दाएं हो जाएंगे, तो ये इजीली आप कर पाएंगे। अब ये 8 तो उदाहरण कंप्लीट हो गए आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के। अब देखते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी की बुक रहती है उसके लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 11 क्वेश्चन है, छोटे छोटे देख लेते हैं। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, यानी बाह्य बल बिल्कुल नहीं है, जो एक्सटर्नल फोर्स है ना असंतुलित बल वो शून्य है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, अशून्य वेग से गति। अब ये बोल रहा है कोई बाह्य बल नहीं है और वस्तु को गति कराना है, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, नहीं तो क्यों, स्पष्ट कीजिएगा। अब बाह्य असंतुलित बल नहीं है, क्या बाह्य बल के बिना कोई वस्तु को एक वेग से गति कराना, अशून्य वेग से गति कराना, शून्य वेग में कैसे होगी, बिना शून्य की होगी, बाह्य बल के बिना बिल्कुल। कब होगी गति, वास्तव में गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। गति की अवस्था चेंज करनी है आपको, यानी गति की अवस्था चेंज करने का मतलब वस्तु स्थिर है तो उसको गतिशील में लाना है, वस्तु गतिशील है चल रही है उसको रोकना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब एक वेग से समान गति की अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई
बल यदि एक्सटर्नल कार्य नहीं कर रहा है तो वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है। कोई बाह्य असंतुलित बल, ये एक सवाल खुद बोल रहा है कि कोई बाह्य बल नहीं है तो वस्तु एक समान गति में बनी रहेगी। तो यहाँ पर संभव है अशून्य वेग से गति करेगी, जब उस पर कोई बल भी नहीं है फिर भी गति करेगी। बल कब काम में लिया जाता है? जब उसकी अवस्था को रोकना है, जब उसकी अवस्था को चेंज करना है, लेकिन ये तो गतिशील ही रखना है, तो बल लगा ही नहीं रहे तो गतिशील बना ही रहेगी। नेक्स्ट, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि क्या? गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है जो घर्षण बल है, उसके कारण गेंद रुक जाती है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू कर देता है। पहाड़ी से विराम अवस्था से यानी जीरो, जब ट्रक की स्पीड जीरो थी उसके बाद वो नियत त्वरण से लुढ़कना स्टार्ट हुआ, जीरो से शुरू हुआ। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर देता है। मात्र 20 सेकंड में 400 मीटर लुढ़क जाता है। तो लुढ़कने के पीछे उसका वेग कौन चेंज कर रहा? त्वरण चेंज कर रहा। तो वो त्वरण ही तो फाइंड आउट करना है। अब इसका द्रव्यमान 7 टन है, जो ट्रक है ना उसका द्रव्यमान 60 टन है। अब टन में क्या है, ऐसे यूनिट लगाओ। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। 60 टन यानी 7000 किलोग्राम। तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ त्वरण के कारण, तो वो फोर्स भी फाइंड आउट करना है, तो त्वरण भी निकालना है। फोर्स यानी F बराबर ma होता है। M तो आपको 7000 किलोग्राम दे रखा, त्वरण निकालना है तभी आपका बल निकल पाएगा। त्वरण क्या होता है? A बराबर V माइनस U अपॉन T। अंतिम वेग आप कहेंगे प्रारंभिक यहाँ था, प्रारंभिक मैं देखूं वेग, तो प्रारंभिक वेग तो मेरे को लग रहा है। अब देखो इस सवाल में यहाँ पर 400 मीटर की डिस्टेंस भी दे रखी है, यानी S दे रखी है आपको। विराम अवस्था है तो U आपको 0 दे रखा है, U 0 दे रखा है, S दे रखी है, और अंतिम वेग V यहाँ से निकल जाएगा आपकी गति के दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण से आपको त्वरण निकल जाएगा, V की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। A आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। S का स्थान, S के स्थान पर आपको क्या रखेंगे? S के स्थान पर 400 मीटर रखना है। तो 400 बराबर U 0 है तो UT पूरा 0 हो जाएगा। हाफ A गुणा टी स्क्वायर, T कितना? 20, तो 20 गुणा 20। तो यहाँ से आपका A बराबर कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कट, 2 दूनी 4, तो ये पूरा 1 हो गया। यहाँ से 20 गुणा 20 400 तो होते हैं, तो ये 1 हो गया। तो 2 इस साइड आ जाएंगे, फिर भाग में तो गुणा में। A बराबर 2। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है तो F बराबर M में 7000 गुणा 2 यानी 14000 न्यूटन बल लग जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। पत्थर क्यों रुकता है? क्योंकि विपरीत दिशा में कोई बल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक माइनस में त्वरण काम में कर रहा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है तो पत्थर का द्रव्यमान यानी M बराबर 1 किलोग्राम आपको दे रखा है, तो वो आपकी F फाइंड आउट करने में काम आएगा। आपको निकालना है त्वरण, तभी पता चलेगा कि बल कितना है। ए फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए आप देखते हो पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। आप पत्थर को फेंक रहे हो झील की सतह पर, तो उसका इनिशियल शुरुआत में वेग कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। अब आपने फेंका तो पत्थर वहां पर रुक जाता है, यानी अंतिम वेग 0 हो जाता है। कितने दूरी तय की? 50 मीटर की दूरी। एस आपने तय कर दी, यू दे रखा, वी दे रखा, ए निकालना है तो वो टी नहीं दे रखा है, समय नहीं दे रखा है। सेकंड समीकरण कब निकालते हैं? स्थिति जब समय में होती, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर समय नहीं है, वी यू सब कुछ दे रखा है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS से आपका ए निकल जाएगा क्योंकि एस आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, वी में आप रख देंगे 0, तो माइनस यू में आप 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा, बराबर 2AS। 2A कितना है? ए आप कहेंगे ए पता होता तो क्यों करते ये। एस आपको 50 दे रखा, ध्यान रखना सभी ऐसे यूनिट में हो, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं 100 करूं तो 2 0 से 2 0 गया। ए बराबर -4, क्या? ए बराबर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर रखा तो 4 न्यूटन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है और यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात कीजिए। अब
यहाँ पर हो क्या रहा है, नेट त्वरण बल आपको ज्ञात करना है, कितना त्वरण बल लग रहा है, बल कितना, नेट बल कितना लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, अब इंजन आगे बढ़ रहा है 40,000 न्यूटन बल लगाकर, कितना, 40,000 न्यूटन बल लगाकर आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पटरी का एक घर्षण बल है वो 5,000 न्यूटन है, जो विपरीत दिशा में आपको पता है घर्षण बल लगता है। नेट बल कितने से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, घर्षण बल को पार करेगा तभी तो स्पीड पकड़ेगा ना। यदि इसका मैं मान लूँ कि ट्रेन है, उसका इंजन का बल सिर्फ 5,000 न्यूटन ही हो, तो आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, घर्षण ही 5,000, बल भी 5,000, क्या बैलेंस हो गया, आगे कैसे बढ़ेगा, थोड़ा और बल लगाना पड़ेगा। तो उसने लगा दिया 40,000 न्यूटन का, तो इसमें से 5,000 तो घर्षण के लिए चले गए, नेट कितने रह गए पीछे, 35,000 न्यूटन बल से वो अब आगे बढ़ रहा है। तो नेट त्वरण बल कितना हो गया, 35,000 न्यूटन। ठीक है, रेलगाड़ी पर नेट त्वरक बल हो जाएगा 35,000 न्यूटन। अब पूछा है रेल का त्वरण, अब रेल का त्वरण निकालना है। त्वरण आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि एफ आपको दे रखा है, एफ कितना दे रखा है, 35,000। रेलगाड़ी का त्वरण, रेल का त्वरण ही तो निकालना है, तो एक्चुअल में जो नेट बल वो 35,000 है, कहने को तो 40,000 है, लेकिन त्वरण में यानी वेग में परिवर्तन वाला बल कौन सा है, 35,000, यही तो वेग में परिवर्तन कर रहा है, बाकी वाला 5,000 तो बैलेंस हो गया, वेग बढ़ा ही नहीं, वेग जीरो चल रहा है 5,000 में, तो वेग में परिवर्तन 35,000 कर रहा है, एफ 35,000 है आपका, 35,000 न्यूटन। और आपको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ए ज्ञात करना है, एम कितना है, टोटल द्रव्यमान कितना है, तो रेलगाड़ी का पूरा द्रव्यमान डिब्बों सहित द्रव्यमान होगा ना, तो 8,000 किलोग्राम का तो रेल इंजन खुद है, 2,000 किलोग्राम का एक डिब्बा, तो 5 डिब्बे 10,000 किलोग्राम के, 10 और 8 18,000 किलोग्राम का पूरा एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर एफ अपॉन एम यानी 35,000 बट्टा 18,000 यानी 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण लगेगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, जब एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर नियत वेग से फर्श पर धकेलते तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कंसेप्ट समझने वाला सवाल है। अब लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर आप नियत वेग से फर्श पर धकेलते, एक टर्म यहाँ पर निकल के आ रहा है नियत वेग, फर्श पर धकेल रहे हो लकड़ी के बक्से को, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। मैं मानता हूँ घर्षण बल हो जाएगा F2, ये बल मान लेते हैं F1 है। अब घर्षण बल F2 आपको फाइंड आउट करना है। अब ये बक्सा आगे धकेल रहे हो तो नेट बल कितना हुआ, नेट बल जैसे कि 200 न्यूटन का बल आपने अप्लाई किया, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा तो घर्षण बल इसको माइनस कर देगा। आगे धकेलने के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन, लेकिन एक्चुअल में 200 न्यूटन लग नहीं रहा है क्योंकि घर्षण बल उसको कहीं ना कहीं माइनस करता जा रहा है। तो नेट बल कितना लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ नेट बल इन 200 न्यूटन में से घर्षण बल को माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट बल आ जाएगा, तभी पता चलेगा एक्चुअल में वो कितने बल से आगे बढ़ेगी घर्षण बल माइनस होने के बाद में। तो नेट बल, अब आप कहेंगे नेट बल है नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो नेट बल में यहाँ पर एक नियत वेग आ रहा है, तो त्वरण कितना होगा भाई, एक दिशा में आगे जा रहा है, नियत वेग का मतलब त्वरण में परिवर्तन हो रहा है क्या, त्वरण एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या, चेंज नहीं हो रहा त्वरण, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, नियत वेग का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब त्वरण जीरो, त्वरण का मतलब ये हुआ कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए, तो त्वरण जीरो, ए जीरो हो गया तो नेट बल अपने आप में जीरो। भाई नेट बल में क्या होता है, F बराबर एम ए होता है ना, तो ए यहाँ पर जीरो हो गया तो नेट बल जीरो हो गया अपने आप में, तो नेट बल जीरो बराबर 200 माइनस F2, तो यहाँ से F2 बराबर 200 न्यूटन, तो F2 कितना आ गया, जो आपने माना था घर्षण बल वो कितना आ गया, 200 न्यूटन आ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 200 न्यूटन बल लगाया, लगाने पर वो नियत वेग से आगे बढ़ने लगा, नियत वेग से, कब, जब 200 न्यूटन बल लगाया, इसका मतलब घर्षण बल भी था 200 न्यूटन। कारण क्या है, जड़त्व का नियम कहता है कोई वस्तु गतिशील तब रहेगी जब उस पर एक नियत वेग से गतिशील तब रहेगी जब उस पर बाह्य बल नहीं लगता हो, जैसे ही बाह्य बल लग गया वो नियत वेग से गतिशील नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे मंदित होती जाएगी जब बाह्य बल लग गया। लेकिन ये तो नियत वेग से चल रही है, कहने का मतलब कि घर्षण बल कितना होगा, घर्षण बल उतना है जितना आपका ये बल 200 न्यूटन है,
अब 200 न्यूटन को, अब घर्षण बल बिल्कुल बैलेंस हो गया। घर्षण बल को किसने बैलेंस कर दिया? इस 200 न्यूटन ने। अब 200 न्यूटन ने घर्षण बल को बैलेंस कर दिया। अब क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? घर्षण बल को तो इसने बैलेंस कर दिया। अब कोई बाह्य बल है ही नहीं, तो वो गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए आपने घर्षण बल यहाँ पर 200 न्यूटन लिया, तभी इसको बैलेंस किया है बक्से को, और वो नियत वेग से चलता जा रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम, यानी प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु 1.5 किलोग्राम, दूसरी वस्तु भी 1.5 किलोग्राम, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में। कहीं ना कहीं संवेग वाला कंसेप्ट लागू होगा, तो फिर बाएं से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट रहेंगे नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग, अब प्रत्येक का द्रव्यमान भी 1.5 किलोग्राम, प्रत्येक का वेग भी, एक इस डायरेक्शन में जा रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरी इस डायरेक्शन से आ रही है -2.5 लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर आपको 2.5 लेना पड़ेगा। और प्रत्येक, दोनों ही वस्तु का आपका द्रव्यमान है 1.5। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है, यानी टकराने के बाद दोनों का द्रव्यमान हो जाएगा 3 किलोग्राम, तब उसका सम्मिलित वेग v पूछा है। तो टकराने के बाद ये संवेग हो गया टोटल, क्योंकि टकराने के बाद संवेग क्या होता है, आप कहेंगे टकराने के बाद संवेग, यानी टकराने के बाद वस्तु का द्रव्यमान गुणा टकराने के बाद वेग। तो द्रव्यमान तो वही है 1.5 किलोग्राम, और टकराने के बाद अब दोनों वस्तुएं जुड़ जाती हैं, तो टकराने के बाद उसका वेग मैं v मान लेता हूँ, इसको गुणा किया, प्लस दूसरी वस्तु का भी सेम और उसको भी v से गुणा, यानी कह सकते हो ये हो जाएगी आपके हाफ डेड और डेड v, यानी 3v हो गई। कितनी? 3v हो गई टकराने के बाद। तो ये 3v में किसके इक्वल है? 3v टकराने से पहले समय के इक्वल है। टकराने से पहले समय क्या था? टकराने से पहले समय द्रव्यमान जैसे 1.5 किलोग्राम, वेग इसका 2.5, प्लस दूसरी का भी 1.5 किलोग्राम, दूसरी का भी वेग माइनस में 2.5 है, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है। तो ये प्लस की है, एक माइनस की, 0 हो जाएगा। इसको आप करेंगे ना, एक माइनस में आएगा पूरा प्रोडक्ट, तो ये 0 हो जाएगा सेम। तो ये 3v बराबर 0, तो v बराबर भी 0। 3v 0 तो v कहाँ से होगा? v भी 0। यानी टक्कर में दोनों वस्तुएं जब आपस में सम्मिलित होगी तो वहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती, बिल्कुल देती है, वस्तु भी अपन को धक्का देगी। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। आपने धक्का दिया, ट्रक गतिशील नहीं हुआ। एक विद्यार्थी से सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दे और बताए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी एक ट्रक का द्रव्यमान है वो फैक्टर निकल के आता है। विद्यार्थी का तर्क गलत है, क्योंकि ये सही है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल आपस में विपरीत और बराबर होते हैं, परंतु ये बल कभी भी एक वस्तु पर नहीं लगते हैं। जैसे कि ट्रक को उसने धक्का दिया तो ट्रक ने उस विद्यार्थी को धक्का दिया है यहाँ पर, तो विद्यार्थी पर फोर्स लगा, न कि ट्रक पर ही वो फोर्स लग जा रहा है, तो वो विपरीत है। विपरीत का मतलब ये हुआ कि वो विद्यार्थी पर लगेगा बल, और यहाँ पर ये बल कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, दोनों पर करेंगे। ठीक है, विद्यार्थी ने ट्रक को दिया, ट्रक ने विद्यार्थी को दिया। इस उदाहरण में हमारे द्वारा आरोपित बल ट्रक पर लगेगा, जबकि ट्रक का प्रतिक्रिया बल हम पर लगेगा। ट्रक के गतिमान होने का संबंध केवल ट्रक पर लगने वाले बल से, न कि हमारे द्वारा लगे प्रतिक्रिया बल से। हम पर जो बल लग रहा है वो हम पर लागू हो रहा, हमने ट्रक पर लगाया वो ट्रक पर होगा। तो अतः क्रिया प्रतिक्रिया के बलों को निरस्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमारे द्वारा ट्रक पर बल आरोपित किए जाने पर भी ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। इसका कारण है कि ट्रक इस बल के अतिरिक्त पृथ्वी द्वारा आरोपित घर्षण बल भी लगा रहता है, जो कि हमारे द्वारा आरोपित बल को संतुलित कर देता है। हम ट्रक पर बल लगा रहे हैं, लेकिन ट्रक इतना ज़्यादा घर्षण बल है ट्रक में, और हमारे बल को वो घर्षण बल संतुलित करता है। एक इतना नेट बल लगाना पड़ेगा कि वो घर्षण बल को पार कर जाए, तभी ट्रक आगे बढ़ पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने क्रिया बल लगाया, प्रतिक्रिया बल ने आपके बल को शून्य कर दिया, ऐसा नहीं है। क्रिया बल लगाया तो वो ऐसा ट्रक आपकी विपरीत प्रतिक्रिया लगाएगा, न कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लग गया ऑटोमेटिकली और नेट बल शून्य हुआ तो ट्रक आगे नहीं खिसका, क्योंकि वहां पर घर्षण बल एक्स्ट्रा बल है, ये कारण है इसका। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, एस फाइंड आउट करना। वही घुमा फिरा के सवाल आ रहा है। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का भी सेम सवाल है। इसमें एक तो चीज़ ये करना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, डायरेक्टली 1000 से भाग देना है।
गोली का प्रारंभिक वेग है 150 मीटर पर सेकंड। जब गोली लकड़ी के गुटके से टकराती है इनिशियल वेलोसिटी 150 है। तो वही संवेग संरक्षण का नियम नहीं, यहाँ पर तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा ना 10 ग्राम, ये आप 10 बटा कर देंगे ना, 10 बटा 1000। उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u बराबर आपका 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब गोली चली जा रही है गुटके से टकराई तो वहाँ पर रुक गई, गोली रुक गई, धंस गई, तो v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है। समय कितना लिया रुकने में? 0.03 सेकेंड का समय लिया, यानी कह सकता हूँ मैं 3/100 सेकेंड। कितना? 3/100 सेकेंड का समय लिया। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कितनी दूरी तक, s फाइंड आउट करना है ना। s एक तो आप t दे रखा है ना, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT²। यहाँ से u आपके पास है, बिल्कुल, t आपके पास है, हाफ आपके पास तो क्या है, t पास है, a नहीं है। a कैसे? u v a निकल जाएगा ना, v बराबर u प्लस AT से आपको a निकालना, वो a यहाँ पर रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो v बराबर u प्लस AT से आपने a निकाल दिया यहाँ पर, क्योंकि v आपको 0 दे रखा है, u आपको 150 दे रखा है, और t आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो a आ गया -5000। अब ये a की वैल्यू s बराबर ut प्लस हाफ AT² में रखकर आप फाइंड आउट कर सकते हो s की वैल्यू, या फिर v² माइनस u² बराबर 2a इसमें ईजिली हो जाएगी बिना ज़्यादा आपकी कॉम्प्लेक्स हुए कैलकुलेशन। तो यहाँ से s की वैल्यू निकल के आ गई। तो अतः गोली के द्वारा लकड़ी को भेद करता है कि दूरी कितनी है? 2.25 मीटर। अब f बराबर ma, अब द्रव्यमान आपको दे रखा है, a निकल के आ गया, तो डायरेक्टली आप गुणा कर देंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक टुकड़े के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों एक साथ सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले तथा बाद का कुल समय की गणना करना, आपस में जुड़े संयोजन के वेग की गणना। बिल्कुल ईजी है, पहले भी कराया हुआ है। यानी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, टक्कर के पूर्व वस्तु का वेग कितना? 10 मीटर पर सेकेंड है। टक्कर के पूर्व लकड़ी के गुटके का वेग, अब टकराई नहीं है तो लकड़ी का गुटका तो स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ, उसका वेग तो 0 है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान आपको जरूर दे रखा 5 किलोग्राम का, लेकिन टकराने के बाद ही उसका वेग आएगा गुटके का। माना टक्कर के बाद दोनों का सम्मिलित वेग ही बोल रहा है ना कि टक्कर हुई, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है सीधी रेखा में विरामावस्था में 5 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद सीधी रेखा में गति करते हैं, दोनों साथ साथ करते हैं। टकराने के बाद दोनों का वेग v हो जाएगा ना, समान साथ साथ गति कर रहे हैं। और संवेग संरक्षण का नियम यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग संरक्षित यानी बराबर रहेगा। टक्कर से पहले का कुल संवेग यानी टक्कर के पहले गुटके का आपको पता वेग 0 था तो यहाँ पर 0 हो गया, बाकी 1 किलोग्राम वेग 10 था तो ये सीधा 10 हो जाएगा। टक्कर के बाद मैंने कहा साथ में v वेग है तो ये आपने कर दिया, v कॉमन आ गया तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगला और अंतिम सवाल देख लेते हैं इस वीडियो का। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श को स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकेंड आपको लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घंटी का द्रव्यमान कितना? 10 किलोग्राम। और घंटी की जो दूरी जहाँ से घंटी गिरी है वो कितना डिस्टेंस कवर की है? वो 80 सेंटीमीटर। अब किलोग्राम है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 100 से भाग दिया तो 0.8 मीटर आ गया। अब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कह दो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग, अब शुरुआत में घंटी कहीं ना कहीं ऊपर लटकी हुई थी तो शुरुआत में 0 वेग पर थी। अब अंतिम वेग जब नीचे गिरी ना तब उसका अंतिम वेग आपको मिल जाएगा ना, ये तो आप उसका संवेग भी निकाल सकते हो, क्योंकि घंटी का द्रव्यमान आपको पता है। जब वेग मिल गया तो द्रव्यमान गुणा वेग किया तो उसका संवेग आ जाएगा। तो v तो फाइंड आउट करना है अंतिम वेग, तो v आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने s दे रखा है, आपके सामने a दे रखा है, आपके सामने u दे रखा है। तो v² माइनस u² बराबर 2as गति का जो तीसरा समीकरण है उससे आपने वैल्यू फाइंड आउट की। v यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, ये mv में रख दिया, v m आपका 10 है, v 4 है, तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इस घंटी का संवेग हो जाएगा स्थानांतरित जो हुआ है। तो 11 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए टेक्स्ट बुक के। तो ये एक तरीके से आपकी अच्छी खासी रिवीजन के रूप में प्रैक्टिस हो गई और बाकी एग्जाम्पलर से आपके कंसेप्ट सारे कवर हो गए। तो बल तथा गति के नियम से कोई भी सवाल आता तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो क्लास 6 यहाँ पर कंप्लीट होती हुई। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। कंटिन्यू 2 घंटे लगातार आपके लिए सेशन यहाँ पर शूट किया गया है। और ऐसे ही इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो, बहुत कम कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और पीडीएफ फाइल के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जीके,
जहाँ पर 2,70,000 कैंडिडेट उसका अभी फिलहाल फ़ायदा उठा रहे हैं टेलीग्राम पर कंटेंट का। तो आप भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।